हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीजीएल मेंस 2025 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है 19 जनवरी 2026 को। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो एडवांस मैथ के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें हैं, यानी जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब पीवाईक्यू भी उठाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड एक ही कोने पर मिलने वाले तीन फलकों के विकिरण की माप √5, √10 और √13 है। तो इसे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, ये एक तरह का प्रिज्म होता है जिसका आधार रेक्टेंगुलर हो, यानी रेक्टेंगल यानी आयत हो। और एक ऐसा प्रिज्म जिसका आधार रेक्टेंगल यानी आयत हो, वो क्या होता है, वो एक घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो सर ये कुछ और नहीं, ये क्या है? एक घनाभ है यानी क्यूबॉइड है। अब घनाभ के जो तीन विकिरण है, पहला विकिरण होता है तीन फलक का, मतलब जैसे ये कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर को पकड़ लो, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के एक कॉर्नर को पकड़ लो, उस कॉर्नर से तीन अपने पास फलक है। तीन फलक में एक छत है, एक दीवार इधर वाली है, एक दीवार ये वाली है। एक कॉर्नर को पकड़ लो। अब इस कॉर्नर के पास में एक ये दीवार है, एक ये दीवार है और एक छत है। तो इसका छत का जो विकिरण है वही छत रेक्टेंगुलर बन गई। छत जो है मतलब ऐसे है कि यहाँ ये कॉर्नर है, तो यहाँ से एक तो इसकी छत आई, एक ये दीवार आ गई, और एक ये जो दूसरी जो इसके साथ में ये दीवार लग रही है ना बीच वाली, जो एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स के अकॉर्डिंग है ना। आप वैसे इमेजिन करो या फिर जिस रूम में बैठे हो उसको देखो, थोड़ा सा अंदाजा ज़्यादा लगा पाओगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर जिस रूम में बैठे हो उसके एक कॉर्नर को देखो, उसके तीन फलक हैं, एक छत है, एक ये दीवार है, एक ये दीवार। अब जो छत है उसका अगर मैं विकिरण बोलूँ तो छत तो ऐसी है ना, इसका विकिरण होगा वो क्या होगा सर? छत की अगर लंबाई है, चौड़ाई है, तो विकिरण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगी। ऐसे ही इस दीवार के विकिरण भी क्या होगा? चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ऐसे ही इस दीवार का विकिरण। तो सर इन तीनों का विकिरण की बात करूं तो पहला का अगर छत का विकिरण मैं बोल लूँ तो L² प्लस B² का रूट होगा, और ये बराबर में दे रखा है कितना? √5। ये √5 और ये रूट होगा, तो रूट हटा के इधर स्क्वायर लगाऊंगा। अगर स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या ये 5 ही बचेगा क्या? दूसरा मुझे बताओ B² प्लस H² क्या होगा? सर दूसरा B² प्लस H² है √10 का स्क्वायर, √10 यानी 10 का स्क्वायर। और तीसरा H² प्लस L², H² प्लस L² यानी तीसरी दीवार का जो विकिरण है वो √13 का स्क्वायर 13 होगा। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए यानी आयतन चाहिए घनाभ का, और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब या तो आप इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के LBH निकालो या फिर वैल्यू पुट कर लो। अगर छोटी वैल्यू है तो वैल्यू पुट करना आसान है। आप मुझे बताओ यहाँ 5 है, 5 किस किस का स्क्वायर है? सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अगर मैं 5 को मैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 प्लस 1 5। ऐसे ही 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। 9 और 1 10 होता है। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ क्या? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बताओ किसी को डाउट? अब मुझे बताओ यहां से अगर कंपैरिजन करो तो लंबाई 2 है तो चौड़ाई 1 है, तो ऊंचाई 3 हो गई क्या? तो सर लंबाई अगर 2 है, चौड़ाई 1 है, तो ऊंचाई 3 हो गई। तो फिर वॉल्यूम होगा 2 गुणा 1 गुणा 3 यानी कितना? 6 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर वैल्यू बड़ी हो तो भी पहले कोशिश क्या करो कि ब्रेक कर दो। और इसमें यह भी श्योर है कि भाई जो भी वैल्यू आप यहां लोगे उसमें अपना समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस लगेगी, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तोड़ देनी है आपको। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तोड़ना है। फर्क ये है कि पाइथागोरस में अपन रूट निकालते हैं लास्ट में, यहां रूट नहीं निकालना था क्योंकि रूट यहां से हट चुका है। बताओ किसी को डाउट? क्लियर हुआ सबको? आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ। त्रिभुज PQR में कोण R 62 दे रखा है। त्रिभुज PQR है भाई, ये एक ट्राइंगल है PQR, ये दे रखा है त्रिभुज है PQ और R। इसमें ये जो कोण R है, ये कितना दे रखा है भाई? 62 डिग्री। अब ये कह रहा है PQ का लंब समद्विभाजक S पर QR को T पर मिलता है, यानी PQ का लंब समद्विभाजक करना है। PQ कौन सी भुजा है? ये वाले, इसका लंब समद्विभाजक। तो इसका लंब यानी इसके ऊपर लंब भी और समद्विबाहु यानी समद्विभाजक यानी 2 भागों में बराबर बांट देते। ऐसी एक रेखा बनानी है जो QR को भी काटेगी।
और ये जो लंब समद्विभाजक है किस बिंदु पर है, एस पर, और ये जो है ये क्यू आर को कहाँ काट रही है, टी पर। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि सर अब ये बिंदु पर बोले लंब समद्विभाजक बोल रहा है तो बोले सर यहाँ भी लंब हो गई, नहीं यहाँ नहीं होगी, सिर्फ इस भुजा पर लंब है। अब ये किधर से भी हो सकती है, अरे आपको पता है तो परिकेंद्र कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सर यहाँ जैसे मान लो इस भुजा का लंब समद्विभाजक बोलूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पर ये लंब भी है और समद्विभाजक भी है, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर लंब और समद्विभाजक, ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये इधर से होके गुजर रहा है। तो मुझे बताओ सर ये श्योर है कि यहाँ लंब है, ये श्योर है, ये 100% है। टी पी आर 38 है। टी पी आर कौन सा है सर, ये टी है, अगर मैं इसको पी से मिला दूं, अगर मैं टी को पी से मिला दूं तो ये टी पी आर हुआ। टी पी आर ये वाला कोण कितना है, 38 डिग्री। फिर कह रहा है पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा है सर, पी क्यू आर यानी ये वाला कोण चाहिए। मैं मान लेता हूं ये वाला कोण थीटा है, क्या है, थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, बोले सर दिख तो रहा है। अगर इसमें ये समद्विभाजक है, अगर ये समद्विभाजक है तो सर ये जो रेखा होगी ये इसकी माध्यिका भी होगी, मीडियन होगी, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, लंबवत भी है। तो क्या मैं ये कहूं कि सर लंबवत भी यही है और माध्यिका भी यही है, तो केंद्रक भी इसी के ऊपर होगा कहीं ना कहीं। तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ऐसा तो समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर इसकी ये दो भुजा बराबर होंगी, तो फिर इसके सामने ये कोण थीटा है, तो भाई साहब ये कोण भी थीटा होगा। क्या आप बोलो हाँ या ना। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहां से मैंने बोला इसके ऊपर लंब डालो। अब लंब डालने पर अगर ये समद्विभाजक भी कर देती है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट देती है, तो इस त्रिभुज के अंदर अगर ये दोनों भाग बराबर भी है और ये लंब भी है, तो फिर इसका मतलब है ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स। ऐसा समद्विबाहु और समबाहु दोनों में होता है, लेकिन समबाहु के लिए तो तीनों भुजा जरूरी होती है। लेकिन ये तो श्योर है क्योंकि भाई समबाहु होता है वो खुद भी समद्विबाहु है एक, है ना। जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वो खुद भी एक आइसोसेल्स है, यानी समद्विबाहु समबाहु हो भी ना ये तो भी समद्विबाहु तो होगा ही होगा। तो समबाहु के लिए तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि अभी तीसरी भुजा का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि सर ये दो भुजा तो बराबर होंगी ही होंगी क्योंकि ये समद्विबाहु बनेगा। तो फिर ये दो भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण थीटा है, तो इसके सामने ये कोण भी थीटा होगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको, ये थीटा क्यों हुआ। अब मुझे इस बड़े वाले त्रिभुज में बताओ, बड़े वाले त्रिभुज में, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण P, कोण Q और कोण R, तीनों का योग 180 होगा क्या। कोण P कितना है सर, कोण P ये रहा, कितना है थीटा प्लस 38, कितना है थीटा प्लस 38, प्लस कोण Q कितना है सर, कोण Q ये रहा, कितना है थीटा, प्लस कोण R कितना है सर, कोण R ये रहा 62, और तीनों का योग कितना है भाई साहब 180। तो मुझे बताओ अगर ये 38 और 62 कितना हुआ 100 को उधर भेज दूं माइनस होगा, घट जाएगा, 80 बचेगा। थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बराबर 80 है तो थीटा बराबर 40 होगा, यानी कोण Q वाला ये पूछ रहा था तो ये कितना मानना था, थीटा जो कितना आएगा 40, सर यही चाहिए था। नेक्स्ट है जो संख्याओं के समुच्चय 1, 2, 3, 120 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से डिविजिबल है परंतु 24 से नहीं हो। सर 6 से भी डिविजिबल है, 8 से है, लेकिन 24 से नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो मुझे 6 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, जो 6 से डिविजिबल है वो कितनी संख्याएं हैं सर। संख्या लेनी कहाँ से है, 1 से लेकर 120 तक। तो 120 में 6 का भाग दे दो सीधा, 120 में 6 का भाग दे दूंगा तो 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं जो 6 से डिविजिबल है। अच्छा 8 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, 8 से सर टोटल संख्याएं तो 120 है, इसमें 8 का भाग दे दो सर, 15 अंठे 120, यानी 15 संख्याएं हैं जो 8 से डिविजिबल है। अब मैं पूछ रहा हूं 24 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो सर 24 से डिविजिबल संख्या बताना, तो कितनी है 24 से डिविजिबल संख्या, तो सर 120 में 24 का भाग दे दो, यानी कितनी संख्याएं हुई 5 संख्या। तो अब मुझे बताओ जो 6 और 8 से डिविजिबल है लेकिन 24 से नहीं है, 6 और 8 से है, 24 से डिविजिबल नहीं है, ऐसी कितनी संख्याएं बच गई ये आपको बतानी है। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं वो पता करने हैं। टोटल तो पता है 1 से लेकर 120 तक की संख्या है, यानी टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 120 है। अब 120 में से फेवरेबल आउटकम अपने को देखना है, तो सुनना। मैंने बोला 6 से डिविजिबल 20 संख्याएं, कौन कौन सी होंगी आप बताओ।
इसमें बताओ ऐसी 6 से भाग होने वाली। सर 6 है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजू 30, 6 गुना 6 36, 6 7 ऐसे चलता रहेगा ना। 8 वाली 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ऐसा ही है। फिर 24 वाली 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजू 120। क्या यही चलता रहेगा? बोले हाँ जी सर यही संख्या है। अब मुझे आपको ये बताना भी इसके अंदर क्या अपने को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई 24 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए और 6 और 8 से होनी चाहिए। तो क्या क्या हटाना है आपको? सर देखो चलो 6 और 8 को लेता हूं मैं। 6 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, बोले हाँ। तो 6 से डिविजिबल वाली सर संख्या ये रही, देखो ये रही सारी। 8 से डिविजिबल वाली ये रही। अब मुझे इसमें से कौन कौन नहीं लेना? 24 48 ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। अब सर 24 कहाँ कहाँ है? देखो पहली लाइन में 24 यहाँ है, दूसरी लाइन में 24 यहाँ है। तो मुझे 24 इसमें से भी हटाना है और इसमें से भी हटाना है। अब मुझे बताओ इसमें कहीं ना कहीं आगे 48 भी आएगा, इसमें आगे कहीं ना कहीं 72 भी आएगा, इसमें 96 भी आएगा, इसमें 120 भी आएगा। ऐसे ही इसमें कहीं ना कहीं 48 भी आएगा, 72 भी आएगा, 96 भी आएगा और 120 भी आएगा। तो मुझे बताओ सर 24 से डिविजिबल 5 संख्याएं इस 6 वाली लाइन में भी है और 5 संख्याएं 8 वाली लाइन में भी है। 6 वाली लाइन में जो 6 से डिविजिबल है वो टोटल संख्या 20 थी, 8 से डिविजिबल है वो टोटल संख्या 15 है। ये तो लेनी है, लेकिन 24 वाली घटानी भी तो है। और 24 से डिविजिबल सर 5 संख्याएं हैं, 24 से डिविजिबल 5 संख्याएं जो हटानी है, लेकिन 5 संख्याएं 6 वाली लाइन में भी है और 8 वाली लाइन में भी है। तो 5 संख्या इसमें से भी हटेंगी, तो भाई साहब 5 संख्या इसमें से भी हटेंगी। क्या यही बात होगी? क्या अपन जो नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक बार हटाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये 24 2 बार आता है तो एक बार हटाना पड़ता है अगर ये लाइन नहीं बोलता तो। बात समझ में आई? तो सर यहाँ से कितनी संख्याएं हुई ऐसी? सर यहाँ से कितनी? 20, 15 में से घटा तो 25 बच गई। कितनी संख्या बच गई? 25 संख्या। कितनी बच गई भैया? 25। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर प्रायिकता है 25 कितने में से? 120 में से। काट दो 5 से, लेकिन काटना नहीं है, आंसर इसी ऑप्शन में है, तो आंसर आ जाएगा 25/120। क्लियर? ये समझ में आया ना ये 2 बार क्यों हटाया? बस इसमें यही थोड़ा सा समझना था कि 2 बार क्यों हटा रहा हूं। क्लियर है ना? 2 बार इसलिए हटाया क्योंकि एक बार इसमें भी सर 24 5 बार आएगा, इसमें भी आएगा। अब 24 वाले तो लेनी नहीं है 5 संख्या, तो 5 को हटाना है। नेक्स्ट आओ। एक समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र निम्न में से किसके साथ मेल खाता है? त्रिभुज के बाहर एक बिंदु है, परिकेंद्र कहाँ होता है? समबाहु त्रिभुज है। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो सर ये जो परिकेंद्र है इसी को क्या कहते हैं? सर यही लंब केंद्र भी होगा, यही परिकेंद्र भी होगा और यही केंद्रक भी होगा। और ये भी श्योर है कि त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो बताओ कौन सा आएगा? त्रिभुज का केंद्रक होगा। क्या होगा? त्रिभुज का सेंट्रोइड। अब बताओ नेक्स्ट। कोस बटा साइन, सर इन दोनों का योग देखो 39 और 51, दोनों का योग 90 हो रहा है। और अगर दोनों का योग 90 है तो सर ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि साइन 51 है जो 90 में बचे, दोनों का योग 90 है। तो कोस को अगर मैं साइन में बदलूंगा तो ये साइन 51 ही होगा। अरे कैसे होगा? देखो कोस 39 है, 39 को मैं 90 माइनस 51 लिख दूं तो मुझे बताओ सर, मुझे बताओ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो बना। तो कोस 39 को काट के मैं साइन 51 करूंगा तो ये कट जाएगा ना, यही तुम बता रहा हूं। और ये कट जाएगा तो सर ये आंसर के दोनों कटेंगे तो आंसर कितना? ये 1 बचा। तो शुरुआत में कितना है? 3/2 माइनस। अब सुनो, आप याद करो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी हो, इन दोनों का ही मान क्या होता है? 1 होता है। कब? जब ए और बी का योग 90 हो। तो मुझे बताओ क्या यहाँ दोनों कोणों का योग 90 है? बिल्कुल है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होगा और 1 का रूट निकालूंगा तो भी 1 होगा। मैं इधर लिख देता हूं इस बात को। अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का जो मान होता है वो 1 होता है। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी होता तो वो भी 1 ही होता। और ऐसे ही कोस ए बटा साइन बी हो तो वो भी 1 ही होता है। तो यहाँ बताओ इसका वैल्यू 1 हुआ और 3/2 में से 1 घटा दिया तो आधा बच जाएगा यानी 1/2। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? क्लियर सबको? नेक्स्ट आओ। x मानो x1 x2 xn के एक सेट का मानक विचलन 5 है
अब ये कह रहा है n मानों में से 7 ही घटा रहा है, तो मानक विचलन ध्यान देना। अब सब में से देखो पहले संख्या क्या थी, x1 x2 x3 xn। अब संख्या कह रहा है x1 माइनस 7 x2 माइनस 7 x3 माइनस 7 xn माइनस 7, यानी प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया, प्रत्येक संख्या में से ये 7 घटा रहा है, इसमें भी 7 घटाया, इसमें भी 7 घटाया, इसमें भी 7 है। अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या जोड़े या घटाएं तो एवरेज पे भले ही फर्क पड़ता हो, लेकिन मानक विचलन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर संख्या को गुणा करे या भाग दे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर किसी भी संख्या में सेम संख्या चाहे घटाए और चाहे जोड़े तो मानक विचलन पे यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में नो चेंज, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एवरेज में फर्क पड़ता है, एवरेज में अपन पता है जितना घटता है उतना उसमें घटा देते हैं, याद हो तो है ना, लेकिन मानक विचलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानक विचलन पता है ना, एक्स आई में से एक्स बार करते हैं तो जितना ये घटता है तो इसमें से भी घटता है, वो दोनों कट जाते हैं, इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर पहले मानक विचलन 5 था तो अभी भी 5 ही होगा, बताओ। हाँ यार, क्लियर हुआ सबको? आगे चलें, नेक्स्ट आओ। दी गई टेबल में अलग अलग एक ग्रुप के लोगों की संख्या दिखाई गई है, दिए गए लोगों की एवरेज पूछ रहा है, इन सब का क्या निकालना है, एवरेज। सर एवरेज के लिए सबसे पहले क्या करना है, एवरेज के लिए सबसे पहले तो भाई इनका बीच वाली वैल्यू निकाल लो भाई, बीच वाली वैल्यू। ये 25 से 29 है, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59। पहले तो बीच वाली वैल्यू निकालो। 25 और 29 के बीच में कौन आएगा, 27। 30 और 34 के बीच में 32। अब पता है नहीं 5-5 के गैप पे आ रहे हैं तो इसमें 5 बढ़ाते चलो, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 में 5 जोड़ो 37। अब देखो 35 और 39 के बीच में 37 ही आएगा। ऐसे ही 40 और 44 के बीच में 42 आएगा, तो 37 में 5 जोड़ दो 42, फिर 42 में 5 जोड़ दो 47, 47 में 5 जोड़ दो 52, फिर 52 में 5 जोड़ दो 57। बताओ किसी को डाउट हो? सबसे पहले ये इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस यानी एक्स आई। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वेशंस यानी एक्स आई। और ये इनकी क्या है आगे, फ्रीक्वेंसी। ये सारी की सारी क्या है, नंबर ऑफ पीपुल है यानी फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे एक बात बतानी है, आप सुनो। क्या? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो सुनना गौर से ध्यान से। या तो एक तरीका ये है कि ये एक्स आई आया और ये एफ आई आया, तो आंसर इसका माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखते रहो, फिर इनको जोड़ो, फिर इनको जोड़ो, भाग दे दो। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये है कि आप किसी को भी एक को मान लो। एक बार ऑप्शन पे भी देख सकते हो, वैसे ऑप्शन देखो 38.6 32.4 यानी थोड़ा सा गैप है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 15 है सर, 2 बार ये। तो इसका ये श्योर है कि इसके आसपास मतलब एवरेज मिलेगा लगभग बीच में, और बीच के आसपास अगर कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब ज़्यादा बार आ रही है, ज़्यादा बार आ रही है तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो टोटल संख्या है 2 और 2 4, 2 6 1 7। 7 में 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे, लगभग 40 से 44 के हेर फेर के अंदर इसका क्या बनेगा, 40 से 44 या फिर 45 से 49, लगभग इसके हेर फेर में ही इसका क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। अब 40 से 44 है और दूसरा 45 से 49, यानी लगभग लगभग इनके बीच में, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है ज़्यादा क्योंकि ये 15 बार आ रहा है ना, और ये लगभग लगभग बीच में आ रहा है। अब इससे ऊपर है जो फ्रीक्वेंसी कम है, इससे नीचे है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो झुकाव होगा ना तो नीचे की तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, है ना। अरे वही बात है ना कि संख्या ज़्यादा है तो ओबियसली बात है उनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है भाई उनमें से बने। तो अपना अगर ऑप्शन से देखें तो देखो 38 है, ये 39 से कम वाले हैं क्या, 39 से कम। अच्छा ये तो सीधा सीधा देखो खत्म कर सकते हो आप, 38.6 है, 38.6 इससे पहले वाले में, तो पहले वाले में पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। पहले वाली अगर एक भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो अपन सोच सकते थे, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 15 वाली है, ये भी इसके बाद में है, पहले नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो मैं 2 ऑप्शन तो ये खत्म कर सकता हूँ। अब ये 54.54 तो यहाँ 50 से भी ज़्यादा जा रही है, तो भाई इसमें 40 से 44 तक की प्रोबेबिलिटी बन रही है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका झुकाव इस तरफ भी हो सकता है, यानी 49 तक, 49 तक। तो ये सर 54 है तो इसकी वैसे खत्म। बाकी अगर मैं पूरा चेक करना हो तो मैं पूरा बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी पूरा भी कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा भी तरीका बता रहा हूँ। बाकी एक अप्रोक्स मान लो टाइम कम बच रहा है आपके पास, आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। बाकी मैं पूरा बता रहा हूँ। मान लेता हूँ जो एवरेज है ना, जो एवरेज है मैं मान लेता हूँ लगभग एक ऐसी संख्या मानो जो लगभग बीच में हो, थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज़्यादा बन रही हो, उसको मान लो ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो देखो मैं 42 मानने की सोच रहा था लेकिन ये 5 है तो मैं 47 को मान लेता हूँ।
हालांकि कोई जरूरी नहीं, आप 42 को मान सकते हो, 47 को मान सकते हो, 42 को मान लो, लगभग बीच में मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एवरेज मान लिया 42। अब सुनो, डेविएशन वाले मेथड पे आ रहा हूं मैंने 42 अगर एवरेज मानना है, अगर मैंने एवरेज 42 मानना है तो सर ये कितना होगा, ये 27 है, ये कितना कम है सर, ये 27 कितना कम है 42 से, कम तो है, बोले हाँ कम है। अच्छा 47 ही मानो ना, था थोड़ा सा आसान हो जाए। खैर 42 से भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 मान लो, 15 कम होगा ना, 37 5 32 और 10 से 42, 27 और 5 32 और 10 42, या 47 मान लो या 42 मान लो, लगभग बीच में मान लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं ज़्यादा। थोड़ी कैलकुलेशन है वो अपने को थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है ना, कम हो जाएगी, ठीक है। तो 27 माइनस 42 यानी माइनस का 15 बचा। अच्छा यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 10। अब सुनो, सारा 5 5 के गैप पे, तो 5 5 के गैप पे चल दो सीधा, -15 -10, अब ये -5 होगा। अब ये 42 से 42 कितना कम है, 0, फिर ये प्लस का 5 होगा, फिर ये प्लस का 10 होगा। अब बस एक बार देख लो, बाकी आगे चलते रहेंगे अपने आप ही, -15 10 5 फिर 0 5 10 15 चलते रहेंगे। क्यों, पता चला ना, क्योंकि सर ये सारी 5 5 के गैप पे, तो एक का गैप देख लो, सबका गैप देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो सर, डेविएशन का मतलब ये है कि -15 है, 10 बार आ रहा है, -15 -15 -15 10 बार आ रहा है, तो टोटल कितनी बार आया ये, -15 गुणा 10 सर माइनस का 150, ऐसे ही -10 गुणा 12 माइनस का 120, ऐसे ही -5 गुणा 8 माइनस का 40, ऐसे ये 0 हुआ, 15 5 है 75, फिर यहाँ से बताओ 10 गुणा 10 100, और यहाँ से 15 15 225। अब बताओ इनमें कौन कट रहा है, कौन बच रहा है, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। सर जो कट रहा है काट दिया, काट दूं क्या, मुझे बताओ क्या, कि यहाँ से अगर मैं 100 से, देखो 100 और 75 225 है ना, ध्यान देना, 225 और 75 300 होता है, 300 प्लस का है, ये 300 प्लस का है, 300 में से 150 हटा दो तो 150 प्लस का बचा, 150 में से 120 और हटा रहा हूं तो प्लस का 30 बचा, 30 में से 40 और हटा रहा हूं तो फाइनली माइनस का 10 बच गया, और इधर प्लस का 100 है। सर ये प्लस का 100 बच गया और माइनस का 10 है, तो ओवरऑल 90 की कमी, 90 की वृद्धि होगी, कितने की, 90 की, बटे में कितने हैं टोटल, टोटल फ्रीक्वेंसी देखो 12 और 8 20 और 10 30, 15 15 30 30 60 और 10 70 5 75, सर ये लो भाई बटे में 75, 15 6 90 सर ऊपर आया, 15 6 90, 15 5 75 यानी 1.2, सर 90 में 75 का भाग दिया 1.2, तो 42 में 1.2 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 43.2, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब बताओ किसी को डाउट, क्लियर हुआ सबको। मतलब ये तरीका ऐसा है जिसमें आप एवरेज मानते हो डेविएशन वाला, बस फर्क ये है कि ये जो वैल्यू आप रखते हो ना, ये लिखने के बजाय थोड़ा माइंड में सोचो, डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे देखा करो लास्ट वाली लाइन पे। क्लियर सबको। नेक्स्ट आओ, एक आयत का क्षेत्रफल 48 है, परिमाप 28 है, यदि इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समचतुर्भुज बनता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सर अगर आयत का क्षेत्रफल 48 है और मुझे रोम्बस का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए, तो क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो सर इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। आयत का क्षेत्रफल 48 है तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। कैसे होता है सुनो, ये आयत है, अब रोम्बस जो बनाओगे आप, रोम्बस जो बनाओगे वो कुछ ऐसा बनाओगे, बोलो हाँ या ना, मध्य बिंदुओं को लेकर के ऐसा ही तो बनाओगे, ये मध्य बिंदुओं को लेके बना दिया। अब मुझे बताओ सर ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई जैसे मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी मान लो आप, जो मर्जी है, जो जैसे 6 ये 14 8 से 14 है ना, तो 6 और 8 मान लो, ये 6 है और ये 8 है ना, तो 6 8 48 हो गया, और इसका परिमाप भी हो गया। अब मुझे बताओ ये भुजा अगर 6 है तो इसका जो विकिरण है ये भी तो 6 ही होगा, और ये भुजा अगर 8 है तो इसका ये विकिरण है ये भी तो 8 होगा। और सर ये जो समचतुर्भुज है, अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज ये वाला है, इसका जो एरिया होगा, समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 विकिरणों गुणा। अब मुझे बताओ ये चौड़ाई थी, चौड़ाई में मान लेता हूँ b है ये, तो सर ये अगर b है तो ये विकिरण भी b है, तो सर एक d1 जो पहला विकिरण है वो तो b हो गया, और दूसरा विकिरण है ये अगर लंबाई है l तो ये भी लंबाई l होगी, तो ये l हो गया। तो मुझे बताओ इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई का 1/2 आया क्या।
अब मुझे बताओ ये लंबाई गुना चौड़ाई किसका एरिया होता है? सर लंबाई गुना चौड़ाई आयत का होता है। तो मुझे बताओ क्या आयत के क्षेत्रफल का 1/2 गुना कर दो यानी आधा कर दूं, आयत के क्षेत्रफल का 1/2 गुना 1/2 यानी आधा कर दूं तो किसका आ जाएगा एरिया? समचतुर्भुज का। यही मैंने यहाँ बोला है कि समचतुर्भुज का जो एरिया होगा वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। और यहाँ आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना था? 48, तो इसका आधा कर दो कितना आ जाएगा? 24। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आ जाओ। अगर किसी वृत्त की कोई जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले बताओ, अगर अपने पास ये कोई भी एक सर्कल है, इसकी ये एक जीवा है ए बी, और ये जो जीवा ए बी है ये वृत्त की परिधि पर जो कोण बना रही है वो कितना बना रही है भाई? 60 डिग्री का। वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब वृत्त की त्रिज्या चाहिए और जीवा की लंबाई, इन दोनों का रेशियो। सबसे पहले बताओ, अगर ये वृत्त का केंद्र बिंदु है O, अगर ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है तो O से A तक भी वृत्त की त्रिज्या है और O से B भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों रेडियस है, ये दोनों OA और OB। अब आपको एक बात पता है, किसी भी वृत्त में किसी जीवा द्वारा अगर परिधि पर कोण थीटा बन रहा है तो केंद्र पर जो कोण बनता है उसका डबल होता है 2 थीटा। यहाँ इस जीवा ए बी द्वारा अगर परिधि पर 60 बन रहा है तो ये केंद्र पर कितना बनेगा भाई साहब? ये 120 बनेगा, यानी इसका डबल होगा तो 120। अब आप बताना सर यहाँ से मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों भुजा बराबर है और ये कोण 120 है तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड अपने पास बनता है। क्या बनता है कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री है तो ये बनेगा A1 ये कैसे बनता है ये मैं अलग से बता देता हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। जैसे आप याद रखते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में ये कोण 30 है तो 30 के सामने 1 होता है, ये √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। आप याद रखते हो ना रेशियो, उसी तरीके से इसको याद रखना है कि ये 1 और √3 होता है। जो कोण 120 है उसके पास वाले 1 होंगे। अब कैसे होंगे वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो इधर से। यहाँ पर ये जो एंगल है अपने पास ये कितना है भाई? 120 डिग्री है। ये जो कोण है ये कितना है? 120 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में ये 120 हटा दो, बचा 60 डिग्री। 60 में से ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो भाई कितने कितने होंगे? 30 होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मैं इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो मुझे बताओ वापस से, इस वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में बताना, इस वाले में 30 के सामने अगर 1 है तो आधार √3 होगा तो 90 के सामने 2 बनेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले त्रिभुज में बताना, इसके अंदर ये 90 है, ये 30 है, तो 30 के सामने 1 है तो आधार √3 होगा तो कर्ण कितना होगा? 2। तो सर ये पूरी भुजा कितनी हुई? √3 और √3 कितना हुआ सर? ये 2√3 हुआ। क्या बोलो हाँ यार? ये जो कोण था ये कितना था? 120 डिग्री था। अब मुझे भुजाओं का रेशियो चाहिए तो रेशियो बना दो भाई। त्रिभुज ये बड़ा वाला है, ये वाला, इसकी 3 भुजा कौन कौन सी आ गई? सर ये भुजा 2 है तो ये भुजा भी 2 है, और ये भुजा कितनी होगी फिर? ये 2 है तो तीसरी भुजा है 2√3। अगर मैं रेशियो बना दूं तो 2 से काटा 1, 2 से काटा 1 और ये बच गई √3। और यही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर कोण 120 डिग्री है तो इन भुजाओं का रेशियो होता है 1:1:√3, और यही मैंने यहाँ पर बोला था। बताओ हाँ यार? क्लियर सबको? अब आपसे पूछ रहा है त्रिज्या और जीवा के बीच का रेशियो, तो मुझे बताओ रेशियो भाई, त्रिज्या कितनी बन गई रेशियो में? सर त्रिज्या 1 है तो जीवा कितनी हुई? √3। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि रेशियो क्या होगा? 1:√3। बताओ हाँ या ना? क्लियर हुआ सबको? ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ। एक अर्धगोलाकार टंकी पानी से भरी है, ठीक है? ये अर्धगोलाकार एक टंकी है, यह अर्धगोलाकार टंकी पूरी पानी से भरी हुई है। यह एक पाइप से जुड़ी है जो 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करती है, यानी 1 सेकंड में 7 लीटर पानी निकलेगा। यदि टंकी की रेडियस है वो कितनी है? 2.1 मीटर है। तो टंकी को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा? मिनट में। आधा ही खाली करना है, पूरा नहीं करना। टंकी पानी की पूरी भरी है भले ही, लेकिन पानी निकालना कितना? उसमें सिर्फ आधा पानी ही बाहर निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 वर्ग नहीं, यहाँ घन मीटर है, 1 घन मीटर बराबर होगा 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर दे रखा है तो उसको क्यूब मीटर में चेंज करना हो तो ये डिजिट का यूज लेना है। अब सुनो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ भाई, क्या
कि ये जो अर्धगोलाकार टंकी है ना, ये पानी से भरी है। मैंने कहा भरी तो है। बोले इस पूरी टंकी अर्धगोलाकार है ये, अगर ये पूरी की पूरी पानी से भरी है तो कितना पानी होगा? तो मैंने कहा इस अर्धगोले का आयतन के बराबर। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ या ना, यही होगा सर। 2/3 पाई आर क्यूब इस पूरी अर्धगोलाकार टंकी का आयतन है, यानी इसमें इतना पानी भरा है। लेकिन ये पूरा का पूरा पानी बाहर निकालना है क्या? नहीं, इसमें से सिर्फ आधा पानी बाहर निकालना है। तो इसका मतलब सर वॉल्यूम भी आधा कर दो। तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि पाई आर क्यूब बटा 3 सिर्फ ये वाला पानी ही बाहर निकालना है, यही बात कहूँ। और मुझे ये पता है कि 7 लीटर पानी निकलेगा 1 सेकेंड में। 7 लीटर पानी निकलेगा 1 सेकेंड में। तो मुझे आप ये बता दो 7 लीटर पानी कितने सेकेंड में निकलेगा? सर 1 सेकेंड में। 7 लीटर पानी निकलेगा 1 सेकेंड में। 1 लीटर पानी कितने सेकंड में निकलेगा? सर 1 लीटर पानी निकलेगा 1/7 सेकंड में। बोलो हाँ यार, 1/7 सेकंड में। अब मैं बोलूँ आपको, ध्यान देना, 1 लीटर पानी निकलेगा 1/7 सेकंड में। अब मैं कहूँ तुम्हें कि 3 लीटर पानी निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि सर 1/7 है ना, इसको 3 से गुणा कर दोगे, यही कहोगे। अगर मैं कहूँ 8 लीटर पानी निकालना है, तो 1 लीटर पानी 1/7 सेकंड में निकलता है, तो 8 लीटर पानी के लिए कितना सेकंड लगेंगी? 8/7 सेकंड। मैं बोलूँ 50 लीटर निकालना है, तो आप उससे गुणा कर दोगे। अब मैं कह रहा हूं कि पानी निकालना कितना है? बोले सर ये पूरी अर्धगोलाकार टंकी थी ना, ये पूरी पानी की भरी हुई है, लेकिन पूरा नहीं, इसमें से आधा निकालना है। तो मुझे बताओ सर आधा कितना हुआ? पहले पूरा लिख देता हूं मैं। सर पूरा पानी कितना था? जितना पानी इसमें निकालना है उसको गुणा करना है, तो इसको मैं सीधा गुणा कर देता हूं, है ना, सीधा गुणा कर देता हूं। यहाँ पे कितना पानी निकालना है? सर पूरी अर्धगोलाकार टंकी है वो भरी हुई है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ये पूरी की पूरी टंकी पानी की भरी हुई थी। पाई की वैल्यू रख रहा हूं 22/7। रेडियस की पावर 3 है, यानी 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ठीक, क्या ये पूरा पानी बाहर निकालना है? नहीं, इसमें से सिर्फ आधा पानी बाहर निकालना है। आधा निकालने का मतलब किससे गुणा कर दो? इसको 1/2 से गुणा कर दो, इतना पानी बाहर निकालना है। लेकिन सर ये तो लीटर में था, और ये जो अपना आंसर आ रहा है ये लीटर में आ रहा है, लेकिन ये जो अपना आया है ये किस में आया है? मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि रेडियस है जो मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब में है। तो मैंने कहा इसको भी लीटर बना दो, और लीटर बनाने के लिए किससे गुणा कर दोगे भाई? इसको 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो। इतना टाइम उसको लगेगा, बस ये अपना उत्तर होगा। बताओ ये लाइन समझ में आई क्या सबको? क्या ये लाइन सबको क्लियर हुई क्या? ये जो लाइन मैंने लिखी है ये सबको क्लियर हुई क्या? अगर नहीं हुई तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं। अगर किसी को क्लियर है तो बस इसकी कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ जाना भाई। मैंने बोला ये अर्धगोलाकार एक टंकी है, अर्धगोलाकार टंकी है, इसमें कितना पानी भरा है पूरा? सर पूरा पानी भरा है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या यही पानी भरा है? बोलो हाँ यार, क्योंकि अर्धगोलाकार टंकी पूरी पानी की भरी हुई, पूरे का इतनी है। लेकिन पानी खाली कितना करना है? सिर्फ आधा करना है। आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दिया। 16 किया तो 2 से 2 खत्म, ऊपर 1 है नीचे 3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस है जो 2.1 है, क्यूब करना है, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना। अब ये जो रेडियस है ये मीटर में है, तो सर ये मीटर क्यूब आया है, और मुझे पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? तो सर इसको गुणा कर दो 1000 से, ये इतने लीटर पानी उसमें से बाहर निकालना है, ये पानी उसमें से बाहर निकालना है। अब मुझे ये भी पता है कि 7 लीटर पानी निकलेगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 लीटर पानी कितने सेकंड में निकलेगा? 1/7 सेकंड में। अब मुझे तो इतना लीटर पानी बाहर निकालना है, तो मुझे बताओ 1 लीटर पानी निकलेगा बाहर 1/7 सेकंड में। अब मुझे ये पानी बाहर निकालना है, तो इसके क्या कर दो? गुणा कर दो। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 1000। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है डायरेक्ट। बस थोड़ा समझना था माइंड के अंदर ही, बाकी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन आसान है ये, सोल्व कर दे। सोल्व करो भाई। पॉइंट के बाद में देखो एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 जीरो है, 3 पॉइंट हट जाएंगे, ये तीनों पॉइंट हट गए। 7 गुणा 3 21 खत्म। 7 से फिर ये काटा कितनी बार? 3 बार। अच्छा ये आंसर किस में आएगा बताना? तो सर ये सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में चल रहा है। आंसर पूछा किस में? मिनट में, तो लास्ट में 60 का भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से खत्म किया ये, तो
सर मेरा आंसर जो आया है 22 गुणा 3 गुणा 21 आया, 22 गुणा 3 गुणा 21। और अब ये जो आंसर है ये सेकंड में है, लेकिन इसको मिनट बनाने के लिए 60 से मैं कर देता हूं गुणा। 60 से गुणा करता हूं तो ध्यान देना 3 से 20 बार, 2 से काटूंगा 10 और 2 से काटूंगा 11। 21 गुणा 11 किया 231, इसमें 10 का भाग दूंगा तो 23.1, यानी लगभग कितने सेकंड मिनट आ जाएंगी, लगभग 23.1 का मतलब 23 मिनट है। ये मिनट में बदल चुके हैं तो आंसर आ जाएगा 23 मिनट है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आ जाओ। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये जो कोण B है ये 90 डिग्री दे रखा है। ये त्रिभुज है ABC। फिर बोल रहा है AB 6 है, BC 8 है। ये लो भाई BC 8। तो केंद्रक G है और लंब केंद्र H है। केंद्रक G है और लंब केंद्र H है। इनके बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी होगी सर कर्ण में 3 का भाग दे दो, कर्ण बटा 3, यानी हाइपोटेन्यूस बटा 3। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये तो अब ये थोड़ी सा हिंट में जरूर दे देता हूं, तो कैसे आया है कैसे नहीं आया अभी बताता हूं, सुनो। पहले बात तो आंसर तो पता चल ही गया, ये 6 है ये 8 है तो कर्ण 10 होगा, और अगर कर्ण 10 है तो फिर आंसर 10 बटा 3 होगा। अब तुम मुझे बताओ, यहां से ध्यान से समझना, अगर ये कैसे आता है ये मैं इधर से बता देता हूं। थ्योरम है, डायरेक्ट याद रखनी है वैसे तो आपको। यहां पर ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है ABC। अब मुझे बताओ इसमें लंब केंद्र कहाँ होता है समकोण त्रिभुज में? सर जो लंब केंद्र होता है ना समकोण त्रिभुज में, वो लंब जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, यानी कि समकोण जो होता है उसी के ऊपर होता है लंब केंद्र। तो ये जो लंब केंद्र H है ये कहाँ स्थित है? ये बिंदु B पर ही स्थित है। जो लंब केंद्र H है वो बिंदु B पर स्थित है। फिर ये G कहाँ है? सर इसकी एक माध्यिका बना, ये क्या मीडियन, हाँ माध्यिका बना दो, मीडियन बना दो। इसी के ऊपर क्या आएगा? केंद्रक आएगा G। अब मुझे ये भी पता है कि किसी भी माध्यिका को जो केंद्रक है वो 2:1 में बांटता है। बोले हाँ जी बांटता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं BD की लंबाई बोलो क्या होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं BD की लंबाई क्या होगी? तो सर समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, बोले सर क्या, कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका है जो सामने वाले भुजा को बिल्कुल बीचों बीच काटेगी, यानी दोनों भाग बराबर होंगे। और परिकेंद्र यानी परिवृत्त का, जो परिवृत्त का केंद्र होता है वो समकोण का मिड पॉइंट होता है, यानी ये परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र होता है तो इसके चारों तरफ जो वृत्त आएगा वो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो सर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सर ये भी रेडियस, यानी तीनों बराबर बराबर होंगे। तो मुझे बताओ ये पूरी AC है, सर AC है तो ये भी जितनी होगी उतनी ये होगी। सर ये पूरी भुजा AC है यानी कर्ण है, यानी क्या है? कर्ण है। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस है, तो ये कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको मैं H लिख रहा हूं ना। तो पूरी की लंबाई क्या है? ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो मुझे बताओ ये कर्ण है तो सर ये कितना होगा? कर्ण बाई 2। ये कितना होगा? कर्ण बाई 2। मैं इस थ्योरम को अलग ही लिख देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा आपको याद भी रह जाएगा, समझाने में मुझे आसानी रहे। यानी मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो आपको पढ़ी हुई है थ्योरी, है पूरी थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसमें पढ़ा हुआ होगा आपने। यहाँ पर ये क्या है सर? केंद्रक। यहाँ पे किस रेशियो में बांट रहा है? 2:1 में। ये बिंदु D ले लेता हूँ। अब ये पूरा कर्ण है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेनियस है, या फिर कर्ण को मैं K लिख देता हूँ ना, हाइपोटेनियस को कभी H आप वो समझ जाओ लंब केंद्र वाला। ये कर्ण है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं पूछ रहा हूँ ये K है तो ये कितना होगा? सर ये भी K/2 और ये भी K/2, बोलो हाँ या ना। तो सर ये BD भी कितना होगा? K/2 ही होगा। BD है वो भी क्या होगा? K/2 होगा। क्लियर? BD यानी ये। अब मुझे चाहिए BG, मुझे चाहिए B से G तक की दूरी। तो मुझे बताओ B से G तक कितनी होगी? सर BG कितनी होगी? तो सर BG है कितनी? 2। कितने में से? टोटल BD का रेशियो है 2:1 है, 2:1 रेशियो है, जिसमें BG कितना है? 2। कितने में से? टोटल 3 में से। लेकिन टोटल जो BD है वो 3 नहीं, कितना है? K/2। कितना है? K/2। तो K से ये 2 से 2 खत्म हुआ, K/3 हुआ। और K क्या था? कि ये पूरी दूरी, पूरी क्या है? AC। AC क्या था यहाँ पे? सर जो BG की दूरी है वो है AC/3। AC क्या है यहाँ पे? सर कर्ण था, क्या कर्ण, और बटे में 3, और यही अपना आंसर था। यहाँ पर यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाली बात। क्लियर सबको? तो आंसर कितना जाएगा? कर्ण। सर कर्ण कितना है? 10 है, तो आंसर आ जाएगा 10/3। बोलो हाँ या ना। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, बोले केंद्रक यानी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, वह परिकेंद्र के बीच की दूरी बोल दे, वह परिकेंद्र के बीच की दूरी
तो सर दूरी क्या होती है, यहाँ पर ये केंद्रक है, ये परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र समीकरण का मध्य बिंदु, यानी 1/3 गुणा k/2 यानी k/6, यानी क्या होगा देखो जी डी कितना है 1, कितने में से टोटल 3 में से, लेकिन टोटल बी डी कितना है, बी डी k/2 है, तो ये कितना बनेगा k/6 यानी कर्ण/6, कर्ण/6, कर्ण में 6 का भाग दे देना, ये आ जाएगा जी डी। बताओ किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर हुआ सबको। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दो इक्वेशन इनका कोई हल नहीं है, तो के का मान बताओ। कोई हल कब नहीं होता, जब दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दो लीनियर इक्वेशन है तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल की कंडीशन क्या है कि दोनों की स्लोप बराबर होगी, यानी ढाल बराबर होगी। और ढाल बराबर होने का मतलब इनका जो कोफिशिएंट है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। याद है 3 कंडीशन आती है इसमें नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि इसमें 3 कंडीशन आती है कि भाई इसके जो सॉल्यूशंस कितने कितने होंगे। तो इसमें 3 कंडीशन में एक तो ये आता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तब तो एक हल होता है। दोनों रेखाएं समांतर होती तो कोई हल नहीं होता। और तीसरा आता है दोनों रेखाएं संपाती होती है, कोइंसिडेंट होती है, तो अनेक हल होते हैं, है ना। और तीनों कंडीशन अलग अलग है। यहां बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो मतलब पैरेलल है, पैरेलल की ये कंडीशन है। अब बताओ सर a1 कितना है, यहाँ पे x के साथ कितना बैठा है 3, a2 कितना है, यहाँ x के साथ कितना बैठा है 9। यही तो है a1/a2, जो x के साथ ऊपर बैठा है नीचे बैठा है। फिर इक्वेशन पहले में देखो y के साथ कौन बैठा है -k, y के साथ कौन बैठा है -k, और यहाँ y के साथ कौन बैठा है -18। सर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। बोलो हाँ या ना। और बराबर कर दिया तो सीधा सर आंसर कितना बनेगा, या आंसर बनेगा 3, 9 से 2, 2 3 6, और माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो k बराबर 6। और यही आपसे पूछा था। अब डायरेक्ट सुनना, लेकिन वो डायरेक्ट जब कर पाओगे जब आपको ये कंडीशंस पता हो पहले कि भाई होता है ऐसे है। यहाँ देखो 3 का कितना गुना है, ये 9 गुना, यानी 3 गुना, 3 3 9, यानी इसका 3 गुना हो रहा है। तो इस के की जगह मैं कितना रखूं ताकि उसका 3 गुना करूं तो 18 आ जाए। सर यहाँ 6 रखना पड़ेगा, जब भी तो 6 गुणा 3 18 होगा। जब भी तो 6 गुणा 3 18 होगा, तो के की जगह कितना है 6। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्ट सोच लोगे। क्लियर। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को उसके केंद्र से होकर 3 परस्पर लंबवत कट लगाकर, 3 परस्पर कैसे, जैसे ये गोला अपने पास एक ये वाला है ना, ये गोला है, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगा दो, एक ऐसे लगा दो और एक ऐसे लगा दो। बात समझ में, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ये लंबवत है ना, यानी एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा और एक ये लगेगा, ऐसे करके 3 कट लगेंगे। अब तुम्हें पता है जैसे ये एक सर्कल है, ये मान लो एक क्या है, स्पेयर है, गोला है। अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, यहां से कट कर दूं मैं इसको, तो मुझे बताओ क्या ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा क्या सर, कैसा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां से कट करते ऐसा। अब इसको देखोगे ना ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला भाग कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे वाला भाग कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ऊपर वाला अर्धगोला दिखेगा, यानी कटोरी की तरह। तो मुझे बताओ इसका ये जो एरिया है, ये एक सर्कल है, ये ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, 2 सर्कल बढ़ गए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा अपने पास एक गोला है। अब मैं इसको यहां से काट रहा हूं, अब यहां से काट रहा हूं तो ऊपर वाले भाग को अलग कर रहा हूं, नीचे वाले भाग को अलग कर रहा हूं। अब मुझे बताओ इसमें जब इसको जाके आप देखोगे ना, ऐसे जैसे मैंने क्या किया, गेंद ली, एक गेंद थी, गेंद को उठाया, बॉल को उठाया मैंने, अब बॉल को बीच में से काट दिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा उसको ऊपर लेके देखो, नीचे वाला हिस्सा सर्कल के आकार का दिखेगा कि नहीं। फिर नीचे वाला जो हिस्सा है उसको देखो, वो भी सर्कल के आकार का दिखेगा, यानी ये भी सर्कल के आकार का दिखेगा और ये इसका भी सर्कल के आकार का। तो सर काटने से कौन सा एरिया बढ़ गया, सर काटने से पहले ये एरिया था ना, ये तो मेरे पास था पहले से, ये जो एरिया है ये तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है। सर काटने से पता है, काटने से एक तो ये एरिया बढ़ गया और दूसरा ये एरिया। और ये कौन सा है, जब आपने ऊपर गेंद को काटा तो ऊपर वाला हिस्सा उठाओ और देखो तो नीचे वाला हिस्सा दिखेगा उसको सर्कल के आकार का।
तो वो वृत्त बढ़ गया एक। ऐसे ही नीचे वाले का देखा तो उसका भी एक वृत्त बढ़ गया, यानी दो वृत्त बढ़ गए। एक तो ये पाई आर स्क्वायर बढ़ गया और एक ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक कट मारा तो मेरा एरिया जो है वो बढ़ गया 2 पाई आर स्क्वायर। यानी आपने कट मारा है ये एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। अगर एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग यानी सीधा सीधा ऐसे देखो, एक कट मार रहा हूं, एक कट मारूंगा तो मेरा एरिया बढ़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे बताओ यहां कितने कट मारे हुए हैं? सर यहां तो टोटल कितने कट है? 3 कट मारे हैं। तो मुझे बताओ 3 कट मारेगा, एक कट पर 2 पाई आर स्क्वायर है, बढ़ रहा है एरिया, तो 3 कट लगाने पर 6 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले एरिया कितना था इसका पूरा? सर पहले पाई आर से कितना था पूरा का पूरा एरिया गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। सर पहले 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरे का एरिया पहले से है, ये तो है ही 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसमें 3 कट लगाए, जिससे एक कट पर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 3 कट पर 6 पाई आर स्क्वायर एरिया और बढ़ गया, तो नया एरिया हो गया 4 + 6 पाई, यानी कितना हो गया टोटल? 10 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हो गया पूरे के पूरे गोले का, पूरे गोले का। जैसे मैंने एक गोला बोला ना, अभी एक गोला था, इसको मैंने यहाँ से कट लगाया, तो मुझे बताओ इसमें एक अर्धगोला ऊपर बना, नीचे बनाएगी, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, और टोटल 4 पाई पहले से था, तो ये टोटल एरिया 6 पाई आर स्क्वायर हुआ इस पूरे का। यही हुआ था। ये पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने बोला इस पूरे अर्धगोले का जो पूरा का पूरा गोला था काट पीट के, उसका एरिया 6 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग कट गए। तो ऐसे ही सर अब ये गोला था, इसको 8 भागों में काटा गया, तो इन सभी के सभी 8 भागों का जो टोटल एरिया है वो कितना बन गया? 10 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बोल रहा है प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। अब टोटल कितने टुकड़े हुए थे? 8 टुकड़े, और 8 टुकड़े का जो एरिया है वो कितना था? 10 पाई आर स्क्वायर। 8 टुकड़े थे, उनका एरिया था 10 पाई आर स्क्वायर। तो एक टुकड़े का एरिया कितना होगा? एक टुकड़े का एरिया कितना होगा? सर 10 पाई आर स्क्वायर में भाग दे दो 8 का, ये इतना होगा 1 का, तो 10/8 यानी 5/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। और सर अब यहाँ पर रख दो वैल्यू, 5/4, पाई की वैल्यू है 22/7 है। अब ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई जगह करवा रखे हैं इस क्वेश्चन को। अरे भाई जब एग्जाम में आ चुका है तो छूटेगा कहाँ से? कई जगह ये क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है, शायद एक IB वाले में वैसे भी कुछ पूछा हुआ है। ये आर स्क्वायर रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, यानी 2 बार गुणा करना है, सोल्व करना है और कुछ ना। अच्छा पाई में ऑप्शन है ना, तो पाई की वैल्यू मत रखना भाई, पाई में ऑप्शन है तो पाई की वैल्यू मत रखना। सर 21 21 441, 441 को 5 से गुणा कर दूं, कितना बनेगा? 5 से गुणा करोगे 5 चौके 20 और 2 2205। अब इसमें 4 का भाग देना है, तो 4 पंजू 20। सर शुरुआत में 5 आएगा तो 2 ऑप्शन खत्म, 4 पंजू 20, फिर 5 आएगा यानी 55 आएगा, 55 आएगा तो ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसमें 56 है, तो सर 2 ऑप्शन खत्म, तो आंसर आ जाएगा 551.25 पाई, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। x + 1/x बराबर दे रखा है, अगर x + 1/x बराबर k होता है तो x³ + 1/x³ बराबर होता है k की घात 3 - 3k। तो मुझे बताओ x + 1/x बराबर 2√3 है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? सर ये होता है k की घात 3, और k कितना है यहाँ पे? 2√3, तो ये होगा 2√3 की घात 3 - 3k, और k की जगह कितना है? 2√3। याद है? डायरेक्ट रख दूं ना अब तो सीधा वैल्यू, तो मुझे बता डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, 2√3 की घात 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 24√3, 24√3 माइनस 3 दूनी 6√3, और 24 में 6 घटाओगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 18√3, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ। एक कंपनी का 5 मदों ABCD और E पर व्यय का रेशियो दे रखा है। 5 है, A है, B है, C है, D है और E है। आप बताओ रेशियो क्या है? 3:5:7:11, और ये क्वेश्चन मार्क, ये रेशियो मुझे नहीं पता।
फिर आगे कह रहा है कि ई पर जो खर्चा है वो ए और डी का अंक गणितीय माध्य है, यानी जो ई पर ये खर्चा है ना, ये ए और डी का माध्य निकाल दो, ए और डी का इन दोनों का जो माध्य आएगा वो ही खर्चा ई का है। तो मैंने बोला ए और डी का माध्य बताना रेशियो में, बोले सर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 11 और 3 14, 14 में 2 का भाग दिया तो 7, यानी ई कितना आया सर 7 आया है, बताओ। हाँ यार। फिर ये बोल रहा है सी पर व्यय बी पर व्यय से 18,000 ज्यादा है। सी पर व्यय कितना है 7, किससे ज्यादा है बी से, बी पर कितना है 5, तो टोटल पूछ रहा है, टोटल बताना तो रेशियो में सर 7 और 5 12 और 3 15 7 22 और 1 33, 23 और 10 33। सर टोटल खर्चा अगर 23 रुपए था, 33 रुपए था, टोटल खर्चा अगर 33 था तो सी को मिलते 7 और बी को मिलते 5, यानी सी को बी से ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले भाई साहब 2 रुपए। कितने ज्यादा 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सी को बी से 2 रुपए ज्यादा खर्चा नहीं था, सी का बी से 18,000 ज्यादा खर्चा था। क्या इस 2 की वैल्यू 18,000 है क्या, बोलो हाँ है। अगर 2 की वैल्यू 18,000 है तो 1 की वैल्यू 9,000 होगी, और अगर 1 की वैल्यू 9,000 है तो 33 की वैल्यू कितनी होगी 297 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 9 × 27, 27 गुणा 11 करो तो 27 का 11 गुणा करोगे 297 में 3 जीरो चिपका दो, यानी 33 की वैल्यू हो जाएगी 297 000, और यही आपसे पूछा था। आसान था ये। नेक्स्ट आओ। ए बी और सी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। कौन कौन है भाई, ए है, बी है और सी है। ये 2:3:5 में निवेश कर दिया। फिर ये कह रहा है 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि करता है। 4 महीने बाद। फिर ये कह रहा है बी 1/3 की कमी करता है, सी अपरिवर्तित रखता है, 1 साल के बाद में प्रॉफिट हो रहा है तो बी का हिस्सा। 12 महीने तक प्रॉफिट रखना है उनको। ए है उसने 2 रुपए लगाए थे और 2 रुपए रहे 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद उसने पैसा आधा यानी 50% बढ़ा दिया। पहले अगर 2 रुपए लगा रखे थे तो मुझे बताओ, पहले मैंने 2 रुपए लगा रखे हैं, अब मैं कह रहा हूँ 50% बढ़ा दे पैसा, तो बोले सर 2 का 50% यानी आधा कितना हुआ 1 रुपए। 1 रुपए बढ़ा दे, 1 रुपए बढ़ा देंगे तो अब 3 रुपए हो जाएंगे मेरे। पहले 2 रुपए लग रहे थे, अब 50% यानी कि 2 का 50% यानी 1 रुपए। सर 1 रुपए बढ़ाना है तो अब मेरे हो गए इसमें 3 रुपए, और ये 3 रुपए बचे हुए कितने टाइम के लिए 8 महीने के। ऐसे ही बी है, बी ने 3 रुपए लगाई 4 महीने के लिए, फिर इसने 1/3 निकाल लिया। 3 रुपए लगाए थे, 1/3 निकाल लिया, 3 का 1/3 यानी 1 रुपए निकाल लिया। अगर 1 रुपए निकाल लिया तो बच गए कितने 2 रुपए, और ये रहे इसके 8 महीने के लिए। ये भाई साहब 5 रुपए लगाया था, लास्ट तक 5 रुपए चल रहे थे, 12 के 12 महीने तक, कोई किंतु परंतु नहीं है। सी का प्रॉफिट एक जगह से मिलेगा, ए का और बी का 2 जगह से। पहले रेशियो बना दो, जो कट रहा है सब में कटना चाहिए, काट दो भाई, सब में कटना चाहिए। देखो 4 से काट रहा हूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। और कुछ कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो मुझे बताओ ए का प्रॉफिट कितनी जगह से, सर ए का 2 रुपए यहां से और 3 दूनी 6 यहां से, 6 और 2 कितना रुपए हुआ 8। बी का बताओ 3 यहां से, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, और सी का प्रॉफिट सर 8 कितना हुआ 5 3 15। चाहिए किसका, बी का। तो मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना है सर 7 है। कितने में से 8 और 7 15 15 30 में से। लेकिन सर टोटल प्रॉफिट 30 नहीं था, टोटल 33,000 था, तो 33,000 से गुणा कर दो तो मुझे बताओ 1 जीरो खत्म, 11 7 7700। सर बी का जो हिस्सा आया वो कितना आया 7700, यही आपसे पूछा था। आसान था। नेक्स्ट आओ। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या तो आप इसको साइन कोस में बदल के कर दो या फिर वैल्यू रख लो भाई, लेकिन वैल्यू ऐसे रखना जिसमें कोई 2 ऑप्शन सेम नहीं हो। 45 रख नहीं सकता, क्योंकि 45 रखूंगा तो कोस 45 भी 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, ये भी 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू रख लो जिसमें कि कोई ऑप्शन सेम नहीं हो। भाई अपने को थोड़ी पता है कि आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो अपन तो ये देखें क्या पता आंसर इसका कोस स्क्वायर आ जाए। अब वैल्यू 45 रख दी तो फिर वो तो साइन स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो ऐसी वैल्यू रख दो जो मतलब ऑप्शन अलग अलग हो। अगर 30 डिग्री भाई 45 इसलिए बोल रहा हूँ, 45 सबसे आसान होता है चेक करना, लेकिन 45 पे 2 सेम बन गए तो अब 30 और 60 का ऑप्शन बचा। अगर 30 रखेंगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ साइन की पावर 6, इसकी वैल्यू अलग होगी, ये अलग और ये अलग, यानी 30 डिग्री रख रहा हूँ। थीटा बराबर कितना डिग्री रख रहा हूँ भाई मैं 30 डिग्री, ध्यान देना, फिर थीटा 30 रख रहा हूँ। अब 30 रखने पर आंसर क्या आएगा ध्यान देना सर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1/√3 का स्क्वायर करूंगा तो 1/3 होगा, माइनस
साइन थीटा, थीटा की जगह 30 रख रहा हूं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 बटे 2 प्लस यहां पर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर करूंगा तो 1/3। यहां पर कोट 30 की वैल्यू √3 होगी, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 होगा। सर ऊपर वाले को सोल्व करूं ना तो देखो 4 एकम 4 माइनस 3 कितना हुआ 1/12 और नीचे देखो 3 और 2 5, 5 में 1/3 जोड़ रहा हूं तो 5 3 15 और 1 16/3 होगा क्या, और 16/3 ऊपर जाके गुणा होगा तो बताओ 3/16 बनेगा, 3 से कटेगा 4 और सर ये बना फिर ऊपर 1 और नीचे 64 है। अरे 4 कट गया तो ऊपर 1 और नीचे 16 चौका 64 है। अब बताओ 1/64 किसका वैल्यू, सर ये दो ऑप्शन तो खत्म, दो ऑप्शन खत्म। क्यों, क्योंकि सर कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। सर दो ऑप्शन खत्म, चेक करने की जरूरत ही नहीं इसको तो। अरे इस स्क्वायर है तो पता है बटे में 4 बनेगा, 64 नहीं बनेगा। अब सर सेक की पावर 6 करता हूं और साइन की पावर 6 करता हूं तो मुझे बताओ सेक की पावर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कोस थीटा कितना था √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3। सर इसका वैल्यू 2/√3 होगा और पावर 6 करोगे ना, पावर 6 करोगे तो भाई साहब नीचे √3 की पावर 6 करोगे तो क्या 64 आ सकता है, सर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 में 64 कहां से आ जाएगा, वो तो 2 में आएगा। तो फिर ये आंसर खत्म। तो फिर क्या ही चेक करना वैल्यू रख के ऑप्शन में, आंसर आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा। यही आपसे पूछा था, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, 1/2 की पावर 6 करोगे तो सर कितना आ जाएगा 1/64 आ जाएगा। बताओ किसी को डाउट, क्लियर। नेक्स्ट आओ, वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बता दोगे, बोल क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/6 परसेंटेज में आपने पढ़ा हुआ है, 1/6 की वैल्यू आपको पता है। वैसे 1/6 गुणा 100 आता था तो आप कहते थे सर डायरेक्ट 1/6 देखते ही आंसर बता देते थे, 16 सही 2/3 यानी 16.66% बताते थे। बोले हाँ जी। अब मैं कह रहा हूं ये गुणा में परसेंट लगाने के लिए अपन गुणा 100 करते हैं यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूं कि परसेंट नहीं बनाना, परसेंट नहीं बनाना, तो सर क्या करूं, ये 100 का गुणा करके यानी भाग कर रहा हूं तो मैं भाग करूंगा तो ये पॉइंट के बाद में यहाँ पर ये 100 हटाऊंगा ना तो पॉइंट खिसक करके और इधर आ जाएगी तो 0.1666 हो जाएगा। यही बना सर, ये भी तो यही है। आगे और चलोगे 6 6 6 चलता रहता है, बाकी इसको अप्रोक्स में लिखे तो अपन यही खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी तो यही है, बात समझ में आई। तो जो वैल्यू आप परसेंटेज वाली होती है ना, बस उसी को यहाँ अलग रूप में रख दिया, वहां परसेंटेज में होती थी, यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन में। तो बताओ किस किस की वैल्यू होती है, याद करो। सर 0.1667 है, उसमें होता था 16.67, 16.67 किसकी वैल्यू थी, परसेंटेज में 1/6 की थी, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है तो उसका फर्क ये कि पॉइंट हटके यहाँ आ जाएगा, बाकी वैल्यू अभी भी 1/6 ही है। एक में 6 का भाग दोगे तो ये आएगा। तो 0.1667 किसकी वैल्यू है, 1/6 की। फिर बताना तो 0.833, आप याद करो, अगर मैं 83.33 कर दूं तो याद आया 1/6 का 5 गुना होता है यानी 5/6। बस परसेंटेज हटा रहा हूं तो ये पॉइंट यहां आ गया। तो 0.833 किसकी वैल्यू होती है, 5/6। ऐसे ही बताना सर 33.3 किसकी वैल्यू होती थी, 1/3 की परसेंटेज में, पॉइंट हटा के इधर आ गया यानी परसेंटेज हट गया, यानी अब किसकी वैल्यू है ये, पॉइंट 33 यानी 1/3। बता दो फटाफट सब। ये 22.22 किसकी होती थी, 22 ही 2/9 यानी 2/9, उसकी वैल्यू 2/9 की होती थी, 2/9 की। तो मुझे बताओ पॉइंट इधर आ गया तो परसेंटेज हट गया, तो सर ये 2/9 हुआ। ऐसे ही बताओ सर ये किसकी वैल्यू हुई, 2/3, किसकी, 2/3। और ऐसे ही ये 12.5 होता था ना, ये पॉइंट यहाँ लगाऊंगा तो 12.5 का मतलब 1/8 है। अब आपको पता है 1/8 गुणा 100 करते हैं तब 12.5 आता था। अब मैं कह रहा हूँ 100 नहीं करना ये गुणा, तो पॉइंट यहां से खिसक के इधर आ जाएगा, 0.125 बन जाएगा। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं, पॉइंट खिसक के अब यहां आ गया तो वैल्यू अभी भी इसकी 1/8 है, बस वो परसेंटेज खत्म हो गया। जो अपन परसेंटेज, ये मैं इसलिए कंपैरिजन करके बता रहा हूं क्योंकि परसेंटेज में मोस्टली याद हो जाते हैं आपको, लेकिन यहाँ कई बार दिमाग में नहीं आता, तो उस वजह से बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसे भी देख सकते हो। ये 1/8 कर दो सोल्व, बोल करना तो है। चलो सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करूँ तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या, देखो 3 से तो ये 3 बार खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 3 से 3 खत्म हो ही गया, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से काटा 2 और 2 से 2 खत्म हुआ। अरे देखो ये 6 गुणा 6 36 बटे में था,
और ये नीचे कितना था 9, 9 से काटा 36 को 4 बार, 4 से काटा 8 को 2 बार, तो ये 2 आ गया था ना, फिर 2 से ही 2 को उड़ा दिया, ऊपर क्या बचा 5 गुणा 1 यानी 5, और नीचे बचा 2 गुणा 1 यानी 2, और 5 में 2 का भाग दिया, तो मेरे भाई साहब आंसर कितना जाएगा 2.5, और यही आपसे पूछा था, आसान था। नेक्स्ट आओ, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखो एक तो पी है और एक क्यू है, पी कितने दिन में करेगा 20 दिन में, और क्यू कितने में करेगा 30 में। टोटल काम कितने हुए सर 60, टोटल काम कितने हुए 60। अब ये कह रहा है एफिशिएंसी बताना 20 से 3 और 30 से 2। अब ये कह रहा है 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं, 6 दिन तक साथ में काम करवा दो। पी और क्यू है, एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और 2 5, अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे 30, 6 दिन में 30 काम हो गए। बोले हाँ जी। अब सुनो, बाकी बच गए कितने काम सर, टोटल 60 काम करने थे, 60 में 30 हो गए, बाकी बचे कितने काम सर, बाकी बच गए 30 काम, बाकी बच गए कितने 30 काम। और ये 30 काम कौन कौन करेगा, पी और आर मिलकर 8 दिन में करेंगे, यानी 30 काम जो है ये कौन कौन करेगा, पी और आर करेंगे, और ये काम 8 दिन में होगा। 8 दिन में 30 काम होंगे जिसको कौन कौन करेगा, पी और आर, यानी पी भी 8 दिन काम करेगा और आर भी 8 दिन काम करेगा, तो बचे हुए 30 काम पूरे होंगे। तो आर अकेला 60% काम करने में कितना समय लेगा। तो मुझे एक बात और बताओगे, बोल पूछो सर, यहां पर सर पी जो है वो 8 दिन में कितना काम किया होगा। तो जो P है ना वो एक दिन में 3 काम करता है, अगर P एक दिन में 3 काम करता है तो भाई साहब 8 दिन में क्या ये 24 काम कर दिया, क्या बोलो हाँ या ना। सर यहां तो टोटल 30 काम हुए, 30 में से P ने 24 काम किया है, तो R ने कितने काम किया है सर, 30 में से 24 काम P ने कर दिए, तो बाकी बच गए 6 काम, और वो 6 काम किसने किए हैं, R ने। वही कितने दिन लग गए 8 दिन, वही कितने दिन लग गए थे 8 दिन, यानी R ने 6 काम 8 दिन में किए थे। P और R मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, यानी P ने भी 8 दिन काम किया, R ने भी 8 दिन काम किया था। सर P 24 काम कर देता है 8 दिन में, तो बाकी बचे हुए 6 काम किसने किए थे, R ने। कितने दिन में 8 दिन में। अब काम करना कितना है 60%, टोटल कितने काम थे 60, 60 का 60% काम करना है, 60% यानी कितना 36 काम करना है, किसको अकेले को 36 काम करना है। तो R जो है ये 6 काम 8 दिन में कर रहा है, मुझे करना कितना है 60%, 60% यानी 36 काम, 60% यानी 36 काम करने, यानी 6 गुना, तो 8 6 48 दिन, कितने दिन लग जाएंगे 48 दिन लग जाएंगे। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। पहले तो बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई, फिर मैं एक दूसरा पैटर्न बता रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज में ही ले लो सबको। पहले तो ये इसका बेसिक था, ये जो मैंने बताया, क्लियर हुआ सबको। अब सुनो इसका थोड़ा सा मतलब परसेंटेज में ही देखते हैं। भाई ए ने काम कितने दिन में कर सकता है, जो ए है वो पूरा का पूरा काम कर सकता है 20 दिन में, और जो बी है वो कर सकता है 30 दिन में। अब शुरुआत में ये कह रहा है कि भाई ए और बी ने साथ मिलके, ए और बी है या पी और क्यू है, पी और क्यू था, 6 दिन तक काम करते हैं, ये पी और क्यू है, ठीक है, ये साथ में 6 दिन तक काम करते। थोड़ा समझना भाई, ये वो तो देखो पैटर्न जो था वो ऐसा था, किसी को भी समझाओ समझ में आ जाएगी ये बात। तो ये थोड़ी सी बात एडवांस की मतलब चली जाती, थोड़ा समझना मतलब क्वेश्चन को, बाकी समझना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, बस वो ये जो कह रहा था वो इसमें करना है, परसेंटेज में ले लेना बस उसको। 6 दिन तक साथ में काम करते हैं। फिर क्यों की जगह कौन आ गया था आर, क्यों की जगह आर आ गया, तो पी और आर 8 दिन में कर देंगे बचे हुए काम को, शेष जो काम बच रहा है उसको पी और आर करेंगे 8 दिन में। तो सुनो मेरी बात भैया, अब कोर्स से क्या पी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में पूरा काम। अच्छा यहां पी और क्यू ने मिलके 6 दिन तक काम किया, मतलब पी भी 6 दिन तक काम किया था और क्यू भी 6 दिन तक किया था, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ सर पी है वो भी 6 दिन तक काम किया है और क्यू है वो भी 6 दिन तक, तो पी 6 दिन में कितना काम करेगा। सर पी है वो पूरा काम 20 दिन में करता है, अगर पूरा काम 20 दिन में करता है तो 6 दिन में 6/20 काम किया होगा, किसने सर पी ने। क्यू है वो भी तो 6 दिन तक काम किया है, क्यू है पूरा काम 30 दिन में करता है, पूरा काम 30 दिन में करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा सर 6/30 काम। तो टोटल कितने काम हो गए बताना, तो सर टोटल कितने काम हो गए। मैं यहां सर सोल्व करूं तो देखो 6 से यानी 6 कॉमन ले, फिर इस काम को कर दो, देखो 6 से मैं काट देता हूं, 6 कम 6 6 पंजू 30, ठीक है। अब मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो 4 6 10 है,
10 बटा यहाँ पर 4 से गुणा किया तो 1/2, यानी 1/2 बन गया। ये कितना बन गया? 1/2। अरे भाई 6/20 था, यहाँ 1/5 बना, मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर 6 + 4 10 हुआ और नीचे 20 हुआ, यानी 1/2 आ गया है ना। और 1/2 का मतलब है आधा काम हो गया। आधा काम का मतलब है 50%। आधा काम हो गया, आधा काम का मतलब है कितना? 50% काम हो चुका है। 50% काम हो चुका है कितने दिन में? 6 दिन में। किस किसने किया है? पी और क्यू ने। पी और क्यू ने 6 दिन में 50% काम कर दिया। बाकी बचा कितना? 50%। अब जो बाकी 50% बच रहा है उसको किसने किया? पी और आर ने। चलो देखो भाई, पी और आर ने, पी और आर ने बाकी जो 50% काम बच गया उसको किया है कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। क्या यही बात बोली थी? बोले हाँ जी। अच्छा, 50% काम हुआ है, 8 दिन में बचा हुआ, इसमें पी और आर है। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? बोले सर पी ने भी 8 दिन काम किया और आर ने भी 8 दिन काम किया। यही तो मतलब है कि पी ने भी 8 दिन किया है और आर ने भी 8 दिन। अब मुझे बताओ पी 8 दिन में कितना काम किया होगा? सर पी है जो पूरा काम 20 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8/20, यानी 2/5, और 2/5 का मतलब 40% काम। अरे 8/20 का मतलब 4 से काटा 2/5 और इसको परसेंटेज बना दो तो 40% काम हो गया है ना। यानी इस पूरे 50% में पी ने 40% किया है। अगर पी ने 40% किया है तो सर ये जो क्यू आर है, आर ने कितना किया बचा हुआ? 50% काम में से 40% इसने कर दिया। भाई 50% पहले हो गया, बच गया था 50, ये इसमें 40% इसने कर दिया, बचा कितना? 10%। और ये जो 10% काम है ये किसने किया है? फिर बचा हुआ 10% आर ने किया है, वो ही 8 दिन में। अब मुझे बताओ अगर 10% काम 8 दिन में हो रहा है तो 60% कितने में होगा? 6 गुणा कर दो, 8 6 48 दिन में। यही आपसे पूछा था, सीधा परसेंटेज में निकाल दो। बताओ किसी को डाउट हो तो। ये तो एक समझने के पर्पज से, मतलब वैसे था बेसिक के पर्पज से। बाकी आपको इसी तरीके सोचना है कि भाई परसेंटेज में पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो आप उसी को अकॉर्डिंग ले लो भाई। क्लियर? नेक्स्ट आओ। एक समकोण पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई पिरामिड का वॉल्यूम बताना। तो सर पिरामिड का जो आयतन होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/3 गुणा, सॉरी आयतन होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, यानी बेस एरिया इनटू हाइट, यही होता है। तो सर वॉल्यूम बराबर 1/3। अब ये होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी पिरामिड जो है उसका जो आधार है उसका एरिया। और सर यहाँ पिरामिड का आधार क्या है? आधार है एक समबाहु त्रिभुज। तो सर यहाँ आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, यानी 10 गुणा 10। ये लो भाई आधार का क्षेत्रफल आ गया। गुणा पिरामिड की ऊंचाई, हाइट ऑफ पिरामिड। पिरामिड की हाइट है भाई सब 24, ये लो 24। बस यही अपना क्या है? वॉल्यूम है, यानी आयतन है। कर दो 100। 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 100 ये और 2 ये, तो 200, साथ में √3 है, यानी जो वॉल्यूम हुआ वो आया 200 √3। और यही आपसे पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो 15,625 की राशि 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल में 19,683 हो जाने के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर, ध्यान देना ब्याज की दर पर ईयर पूछ रहा, आसान है। प्रिंसिपल कितना था? 15,625। 15,625 रुपए बढ़ के कितने हो गए? 19,683। अब कंडीशन क्या है पहले तो ये बताओ। सर कंडीशन यहाँ 6 माही है और 6 माही का मतलब हर 6 महीने पे ब्याज बदलेगा। तो भाई साहब जो रेशियो बनेगा वो हर 6 महीने का बदलेगा। तो मुझे बताओ पहला रेशियो भी 6 महीने का आएगा, दूसरा रेशियो भी 6 महीने का, ऐसे ही तीसरा भी 6 महीने का, ऐसे 1.5 साल चाहिए। तो 1.5 साल में 6 महीने के कितने टाइम स्लॉट बनेंगे बताओ। सर 1.5 साल का मतलब 18 महीने, और 18 महीने में 6 महीने के कितने टाइम स्लॉट बनेंगे? 1 2 3। अगर यहाँ 3 टाइम स्लॉट बन रहे हैं तो उसका क्यूब रूट कर दो, यानी ये जो रेशियो आया है ना ये 3 टाइम स्लॉट का रेशियो है, यानी 3 टाइम स्लॉट बन के जो गुणा होते हैं ना तो उसका रेशियो है ये।
मुझे चाहिए एक टाइम स्लॉट है, तो एक टाइम स्लॉट का निकालना है तो इसका क्यूब रूट कर दो। अगर यहां पर दो बन रहे होते ना, अगर ये दो टाइम स्लॉट बन रहे होते तो स्क्वायर रूट कर देता, यानी वर्गमूल कर देता। अब यहां तीन टाइम स्लॉट बन रहे हैं, अब बस कंडीशन ये है 6 माही है, यानी 6-6 महीने के बन रहे हैं। जब वार्षिक कहता है ना तो 1-1 साल के बन जाते हैं, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो मुझे बताओ 6-6 महीने के 3 टाइम स्लॉट था सर, यहां अपने को एक टाइम स्लॉट का निकालना है, 6 महीने के एक टाइम स्लॉट में कितना रेशियो बनेगा वो चाहिए, तो सर क्यूब रूट कर दो। 15,625 का क्यूब रूट सबको पता है 25। अब यहां देखो सर, लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो मुझे बताओ किसकी पावर 3 में आता है, किसकी पावर करूँ 3 जिससे कि लास्ट में 3 आ जाए। 7 की पावर 3 होता है कितना, 343, जिसके लास्ट में कितना आता है, 3 आता है। अब 25 से बड़ी संख्या 19,683 है जो 15,000 से बड़ी है, तो 25 से अगली संख्या ऐसे बताओ जिसके लास्ट में 7 आता हो, 27। बाकी आप इसको चेक भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से अंदाजा लग जाएगा कि भाई यहाँ पर अप्रोक्स में नहीं है, कंप्लीट वैल्यू है। और अगर कंप्लीट वैल्यू तो यहाँ पर वर्गमूल घनमूल पूरा पूरा निकलेगा, और पूरा पूरा निकलेगा तो यूनिट डिजिट वाला मेथड काम करेगा फिर। ठीक है, अब बताओ ये 25-27 ये कितने का रेशियो आया सर, ये 6 महीने का एक टाइम स्लॉट है ना, 6 महीने का एक टाइम स्लॉट का रेशियो आ गया। तो मुझे बताओ अगर प्रिंसिपल 25 था तो अमाउंट 27 हुआ, यानी ब्याज कितना लगा, 2 रुपए। कितने पर, 25 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, कितना आया, 8%। क्या आंसर 8 होगा, नहीं। क्या आंसर 8 होगा, नहीं। तो सर ये जो दर आई है ना 8, ये कितने की आई है, ये सिर्फ 6 महीने की आई है, क्योंकि ये टाइम स्लॉट का जो रेशियो था ना, ये रेशियो ये 6 महीने का रेशियो था, ये सिर्फ 6 महीने का रेशियो था। तो ये जो दर है ना 8%, ये मात्र 6 महीने की आई है। मुझे पूछ रहा है प्रति वर्ष दर है, तो मुझे बताओ पर एनम यानी वार्षिक दर, पर एनम के हिसाब से दर बतानी है। तो 6 महीने की दर अगर 8 है तो 12 महीने की 16, तो पर एनम दर कितनी होगी, 16%। और यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन आसान है, बस वार्षिक देता है ना, तो ये फिर 1 साल का रेशियो बनता है, तो जब आंसर आएगा वो 1 साल की दर आ जाती है। लेकिन यहाँ ये 6 महीने की दर आई है, इसमें 1 साल की पूछ रहा है, तो पर इनम निकालनी है, वार्षिक निकालनी है। क्लियर, नेक्स्ट आओ। यदि कक्षा परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में निम्न आंकड़ों, माध्यिका पूछ रहा है भाई, माध्यिका पूछ रहा है, तो एक ही बात है माध्यिका की, क्या सर ये 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 से 50, और ये फ्रीक्वेंसी एफ। सबसे पहले निकाल दो सी एफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस एक चीज निकालनी है, फिर वहां से अंदाजा लग जाए। कैसे निकालें सर, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये पहले 5 है तो यहाँ 5 रख दो, फिर 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 6 जोड़ो 25, 25 में 5 जोड़ो 30। सर ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे निकालना है n/2। सर n/2 निकालना होता है n/2, और n/2 देखूं यहाँ पे तो n कितना है, n बोले तो सर इन सब का योग कर दो, या फिर बोलूं कि CF जो संचयी बारंबारता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो ही इन सब का योग होगा। अरे इन सब का जोड़ ही तो यहाँ किया है, कुछ अलग थोड़ी था। आप इन सबको जोड़ोगे 30 आएगा, चेक कर लेना भाई। तो n की वैल्यू कितनी आई, 30, और इसमें 2 का भाग दे दो तो n/2 की वैल्यू आ गई 15। अब ये CF में देखना है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF में कहीं 15 या उससे बड़ी वैल्यू हो, 15 या उससे बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें 15 दिख रहा है सर, 15 तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये 19 जरूर दिख रहा है, ये बताओ हाँ या नहीं। और ये जो दिख रहा है इसी को कहते हैं माध्यिका क्लास, माध्यिका वर्ग, इसी को कहते हैं माध्यिका वर्ग, यानी कि मीडियन क्लास, इसी को कहते हैं मीडियन क्लास, यानी माध्यिका वर्ग। अब सर इसको माध्यिका वर्ग कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ इसकी माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, तो 20 से 30। तो सर जो भी मेरा आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। माध्यिका जो भी भाई माध्यिका वर्ग मिल गया कि माध्यिका वर्ग यानी 20 से 30 है, तो 20 से 30 के बीच में माध्यिका होगी। सर ये 20 से 30 के बीच में आता है क्या, नहीं। ये 20 से 30 के बीच में आता है क्या, नहीं। ये 20 से 30 में आता है क्या, नहीं। तो फिर भाई साहब 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो आंसर मेरा बच गया 23.3। पूरा तरीके से बता देता हूं,
माध्यिका का जो फॉर्मूला, बोले सर सारे ऑप्शन अगर 20 से 30 के बीच में होते तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसमें गिने चुने यही क्वेश्चन बनते हैं, या तो माध्यिका पूछेगा या माध्यिका वर्ग पूछ लेगा, बस इतने से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां मुझे बताना सबसे पहले क्या निकालना, CF, फिर उसके बाद n/2 निकालना। n/2 यहाँ पर 15 आया था, तो माध्यिका ये जो CF है इसमें देखो 15 दिख रहा है, नहीं तो 15 या उससे बड़ी वाली वैल्यू देखनी है। 15 से बड़ी 19 मिली, इसको कहते हैं माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास। अब फॉर्मूले में देखो क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी है, 20, तो यहां पर रख दो भाई 20 प्लस n/2 अभी लिखा था, कितना आया था n/2 30/2 15। n/2 कितना आया अभी लिखा अपन ने, कितना आया था 15, माइनस अब आता है CF। सर CF क्या मैं यहां 19 लूं, नहीं, CF में ध्यान रखना जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाली का CF लेना होता है, तो इससे पहला वाला CF कितना है 13, तो यहां पर आपको CF है उसका ध्यान रखना, माध्यिका वर्ग का नहीं, उससे पहले वाला लेना होता है, उससे पहले वाला लेना होता है। बटे F है, F माध्यिका वर्ग में कितना है 6 है, तो बटे में 6 और गुणा में H मतलब बोले तो सर इनका गैप कितना कितना है 10-10 का, तो जो इनका गैप है 10 का वो रख दो। ये है माध्यिका, ये है माध्यिका का फॉर्मूला। अब चेक कर लो सोल्व, बस ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी अपना आंसर आ चुका है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वहीं से आगे बढ़ जाना है, बस ये पूरा बता रहा हूँ। यहाँ देखो 15 में से 13 घटाओ, कितनी बार कटेगा भाई, 15 माइनस 13 सर 2 से काटा 3, तो 20 प्लस यहाँ बताओ 10 में 3 का 10/3 है, 10 में 3 का भाग दिया 3.33, तो आंसर कितना जाएगा 23.33। सर यही आपसे पूछा था, लेकिन यहाँ तक जाना नहीं, आपका आंसर पहले ही आ चुका है। क्लियर सबको। नेक्स्ट जो एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं, एक तो अंकों का बहुलक चाहिए और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी एवरेज भी निकालना है। तो पहले तो बहुलक बताओ, मोड बताओ, इसका बहुलक क्या है, मोड, पहला क्वेश्चन का आंसर बोल कराओ। मोड क्या है सर, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। अब सबसे ज्यादा बार ऑप्शन देखो, एक 7 है और एक 8 है, तो बहुलक या तो 7 होगा या 8 होगा, तो 7 और 8 को चेक करो। 8 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार, तो ज्यादा बार कौन आ रहा है 7 आया या 8, सर ज्यादा बार 7 आ रहा है, तो ज्यादा बार 7 आ रहा है, तो बहुलक तो 7 हो गया। बहुलक अगर 7 है तो सर ये 2 ऑप्शन खत्म, बहुलक 7 है तो ये 2 ऑप्शन खत्म। अब मुझे बताओ सर दूसरा मुझे एवरेज भी निकालना है, क्योंकि एवरेज से ज्यादा चाहिए। अब एवरेज के लिए सबको जोड़ करके भाग दे दो आसान सा, क्योंकि छोटी संख्या है। 8 और 5 13 और 7 20, फिर 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 20 50, 50 और ये लास्ट में 10 60, 60 और 7 67 है। सर ये टोटल हुआ 67। कितने छात्र हैं 9, तो 9 का भाग दे दो, 9 7 है 63, तो 7 पॉइंट कुछ बनेगा। अब कितना बने उससे क्यों मतलब नहीं, क्योंकि वैल्यू इंटीजर है। बाकी लिखोगे तो 9 7 63, 4 9 चौको 36, 7.4 के आसपास। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई 7.4 से ज्यादा वाले छात्र कितने हैं, जिनका एवरेज 7.4 से ज्यादा, एवरेज आया 7.4, तो उससे ज्यादा वाले छात्र है। ये 7.4 से ज्यादा है नहीं, ये है बिल्कुल है, क्या ये है नहीं, 7.4 से ज्यादा है नो बिल्कुल है, क्या ये 7.4 से ज्यादा है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 7.4 से ज्यादा है बिल्कुल है, ये भी है। तो कितने हैं जो 7.4 से ज्यादा है, 1 2 3 4 है, यानी 7.4 से ज्यादा वाले, यानी जो एवरेज से ज्यादा वाले कितने छात्र हैं, ऐसे 4 छात्र हैं। तो आंसर आ जाएगा कौन सा वाला सर, 4 छात्र हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और यही आपसे पूछा था, आसान था। नेक्स्ट आओ, एक पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है, पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड का जो आधार है वो एक वर्ग है, और इस वर्ग का विकीर्ण है वो √512 है, √512 है। तो बोल रहा है पिरामिड का आयतन। सर वापस से बताना, पिरामिड का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, यानी बेस एरिया इंटू हाइट। क्या याद है, अभी क्वेश्चन किया भी था, सुनो। 1/3, ठीक है भाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है
वर्ग है। आधार क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बोलो। सर वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा मुझे नहीं पता तो मैंने ए मान ली। अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर मिलेगा। अब मुझे बताओ अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकिरण क्या होगा? सर √2a होता है क्या? बोलो हाँ या नहीं। और यहां तो √2a की वैल्यू √512 दे रखी है। तो क्या मैं ये कहूं कि सर जो a की वैल्यू है √2 गुणा में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि √2 का भाग दे दिया। तो क्या ये भुजा ही है क्या? और मुझे चाहिए एरिया, और एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो √512 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, और नीचे √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 हट जाएगा, रूट हट जाएगा। बात समझ में आई? और गुणा में ऊंचाई। अच्छा ये एरिया का अगर किसी को डाउट हो तो मैं थोड़ा सा पूरा और बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी क्या बात क्या कह रहा हूं। भाई वर्ग है वर्ग है, इसकी भुजा ए है तो इसका विकिरण होता है √2a। अपने हिसाब से विकिरण √2a है और क्वेश्चन के हिसाब से विकिरण √512 है। √2 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या ये भुजा आ गई a बराबर? a बराबर यानी कि जो वर्ग की भुजा है √512/√2 आया। मुझे चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि बेस एरिया, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है तो ये लो मैंने स्क्वायर किया, तो भाई साहब स्क्वायर करने से दोनों का रूट खत्म हो जाएगा ना। तो √512 का रूट खत्म कर दिया 512 और नीचे बच गया 2। क्लियर सबको? हाइट कितनी है पिरामिड की? हाइट है सर 8 मीटर, तो ये लो गुणा में कर दिया 8। सोल्व करना है, बस आंसर लेना है। 2 से काटा मैंने कितनी बार? 4 से, 4 बार। अब सुनना भाई, 4 12 चौका 48 सर, 4 पंजू 20 यानी 20 48 हुआ है। अब ऑप्शन पे ध्यान देना, इसमें 3 का भाग देना है, बटे में 3 है। तो शुरुआत में 3 6 18 सर, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। मेरा आंसर आया 683, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? क्लियर सबको? नेक्स्ट आओ। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 10 है और 20 है। असमान भुजाओं की लंबाई 13 है। प्रिज्म का आयतन भी दे रखा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सुनो। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का पहले तो फॉर्मूला सुनो भाई। इसका फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर, यानी कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल। यानी कि यहां पर यह आधार का परिमाप है गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। यह होता है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। अब सर टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे बेस पेरीमीटर चाहिए। बेस पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप, और यहां आधार क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो आधार यहां पर क्या है? ये है आधार। मैं बना देता हूं यहां पे, कुछ ऐसा है, ये लो, ये इसका आधार है। ध्यान देना, मैं सिर्फ आधार ही बना रहा हूं अलग से, है ना। ये इसका क्या है? आधार है, ठीक है। ये क्या है? इसका आधार है, समलंब चतुर्भुज बन गया। अब ये जो आधार है इसका, ये जो आधार है, ये समलंब चतुर्भुज का आधार है इसका। क्या हो रहा है इसमें? तो अब मुझे क्या क्या चाहिए? सर ये आधार है, इस आधार की डायमेंशन सुनो। समांतर भुजा कौन कौन सी है? ये वाली और ये वाली। जो एक भुजा 10 है तो दूसरी भुजा 20 है, ठीक है। और असमान भुजाओं की लंबाई, ये समद्विबाहु है, तो इसका मतलब ये दो असमान भुजाएं नहीं, ये भी दोनों बराबर होंगी। और ये दोनों कितनी कितनी है? 13 13, यानी ये भुजा भी 13 है और ये भी 13 है। अब मुझे चाहिए देखो आधार का परिमाप। तो सर आधार ये रहा, और इसका परिमाप निकालना, यानी चारों भुजाओं को जोड़ देना, निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ जी ये तो आ गया। फिर आधार का क्षेत्रफल निकालना। बोले सर आधार का क्षेत्रफल, आधार की भुजा वगैरह सब दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे? बोले निकाल देंगे। अब सर हाइट चाहिए, क्या हाइट दे रखी है? हाइट नहीं दे रखी। तो उसके लिए मुझे प्रिज्म का आयतन को काम में लेना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। अब बात आती है कि सर प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला सुनो। आयतन का फॉर्मूला मैं यहां लेकर आऊं। आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बताओ हाँ या ना? गुणा ऊंचाई। सर यहां भी मुझे आधार का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले चलो इसका ही कलेश काटो ना कि सर आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका एरिया पूछ रहा हूं मैं, इसका एरिया। सर इसका एरिया बताओ क्या होगा? तो सुनना गौर से। अगर ये मेरे पास समलंब चतुर्भुज है,
बोले है। यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर ये बिंदु है 10 है, ये 20 था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो मुझे बताओ ये 13 है, ये 13 है। अब अगर मैं इसके ऊपर लंब डाल दूं तो ये भी 90 बनेगा, इधर से लंब डाल दूं तो ये भी 90 बनेगा। अगर ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो ये दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे। सर ये भुजा अगर 10 है तो यहां से यहां तक की भुजा भी 10 होगी। सर टोटल भुजा कितनी थी? ये 20 थी। टोटल 20 में से 10 हटा दो, बच गई कितनी? 10। और बच गई जो 10 उसमें ये दोनों बराबर बराबर होंगे, 5 5। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों भुजा बराबर है इसमें, क्योंकि समद्विबाहु है, ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। तो फिर सर ये भुजा भी 13। अब मुझे बताओ ये 5 और ये 13 है तो इसका समकोण त्रिभुज बन गया ये, और समकोण बन गया तो ये 5 और ये 13 है तो ये भुजा कितनी बन गई? 12। सेम इधर करोगे तो ये भी 12। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो क्या मैं बस यही कहना चाह रहा था, क्या मैं ये कहूं कि सर अगर मैं इसके ऊपर लंब डाल देता हूं, अगर मैं ये लंब डाल देता हूं तो इसकी लंबाई मुझे मिल गई कितनी? सर इसकी लंबाई मुझे मिल गई 12। सर यहाँ से इधर भी लंब डाला था तो ये भी 12 मिली। क्यों मिली थी 12? क्योंकि सर ये भुजा 10 है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भुजा भी 5 बचेगी और ये भुजा भी 5 बचेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी भुजा कितनी थी? सर ये पूरी की पूरी भुजा तो 20 थी। पूरी की पूरी भुजा तो 20 थी। सर ये पूरी की पूरी कंप्लीट भुजा 20 थी, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हुई थी? 10 से। और ये दोनों बराबर बराबर है। क्या ये चीज़ समझ में आई? ये 12 कहाँ से आया? अब मुझे बताओ इसका एरिया। एरिया मैं यहां लेकर आऊं। सर इसका एरिया क्या होगा? तो मुझे बताओ समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, गुणा उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। तो मुझे बताओ 1/2 गुणा, ये लो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजा एक तो ये रही 10। समांतर भुजा कौन कौन सी थी? एक तो ये रही 10 है और दूसरी समांतर भुजा ये रही कितनी है? टोटल 20 है। तो समांतर भुजाओं का योग यानी 20 + 10 कितना हुआ? 30। और गुणा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकाल चुका हूं मैं, कितनी है? सर 12। ये आ गया एरिया कितना? 2 से काटा 6, 6 × 30 यानी 180। क्या ये एरिया आ चुका है? बोलो हाँ या ना। फिर मुझे सर हाइट चाहिए प्रिज्म की। बोले हाँ जी। अब मुझे बताओ प्रिज्म का आयतन कितना है? 3240। और अपने हिसाब से आयतन ये होता है क्या? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बताओ आयतन कितना है? 3240। और अपने को पता है आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और आधार ये है और इसका क्षेत्रफल ये रहा, तो क्षेत्रफल रहा इसका 180, गुणा कर दो ऊंचाई से, और ये जो आयतन आया है ये दे रखा है 3240। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई? सर देखो 0 से 0, 18 से 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, तो हाइट आ गई 18। अब हाइट 18 आ गई, मुझे क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो। सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, क्या? बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप। बोलो कितना है? सर ये भुजा पूरी कितनी थी? सर आधार कुछ ऐसा था ना, ये 13, ये 13, ये 10 और ये 20। तो बताओ परिमाप कितना हुआ? 20 और 10 से 30 और 26 ये, यानी 30 और 26 कितना? 56। गुणा सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मेरे पास आ चुकी है, कितनी है? 18 प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना आया था? 180। ये लो 180। तो मुझे बताओ 8 × 48 में 8 + 0 यानी लास्ट डिजिट 8 आएगी। अंतिम डिजिट यानी लास्ट डिजिट 8 आएगी, तो आंसर आ जाएगा 1368। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई। इसका देखो 6 8 48, लास्ट डिजिट 8 है, प्लस 2 × 0 0। अब 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही तो आएगा ना लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में थी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1368। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट? क्लियर सबको? नेक्स्ट आओ। समुच्चय 1 2 3 से 100 तक में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 भाजक है? 3 भाजक किसके होते हैं? जो प्राइम नंबर, ये पहले थ्योरम पढ़ा हुआ आपने, जो अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर का स्क्वायर, उसके 3 ही फैक्टर होते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो भी होगी, जो भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर कर दो, उसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्या होते हैं? भाजक होते हैं। अब बताओ प्राइम नंबर बताओ।
1 से 100 तक के बीच में जिनका स्क्वायर होना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। फिर दूसरे प्राइम नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर। फिर 3 के बाद में 5, फिर 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में 7, 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 9 लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद में 11, 11 का स्क्वायर 121। अब मुझे बताओ 11 का स्क्वायर 121 आएगा, लेकिन सर संख्या तो मुझे 1 से 100 के बीच में ही चाहिए, तो क्या 11 को लेना है? नहीं लेना। तो अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 1 से 100 के बीच में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कितनी संख्याएं हुई ऐसी? 4 संख्याएं हुई है। कितनी संख्या हुई ऐसी? 4 संख्याएं। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर बोल ले कि कौन कौन सी है 4 संख्या, तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 5, 7 होगा, या फिर 4, 9, 25, 49 होगा। अगर संख्या पूछ ले तो भाई साहब संख्या तो ये है ना, इसके हैं 3 भाजक। कैसे है? सुनो, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 में किस किस का भाग जाता है? एक तो 1 का जाएगा, एक 2 का, एक 4 का। क्या इसके अलावा किसी का जाएगा? नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का। क्या इसके अलावा किसी का जाएगा? नहीं। तो सिर्फ 3 भाजक है। ऐसे ही 25 का बोलो, 5 का स्क्वायर, इसमें 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 25 का, और किसी का नहीं जाएगा। 49 में 1 का जाएगा, 7 का जाएगा, 49 का जाएगा। अगर मैं 9 लूँ ना, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 27 का भी जाएगा। 3 से ज़्यादा हो गई, यहीं छोड़ दो ना। तो बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे 11 का स्क्वायर लोगे 121। अब 121 में 1 का भाग जाएगा, 11 का जाएगा, 121 का। सिर्फ 3 ही ऐसी संख्याएँ हैं, 3 ही भाजक होंगे जिसमें प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा वहाँ पे। बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो हाँ यार। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट है जो डेटा सेट का बहुलक 26 है। बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बार आता है। यहाँ बताओ a+2, a+4, a+6, 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 a+8। देखो a दोबारा कहीं नहीं दिखा, a+2 भी कहीं नहीं दिखा, a+4 कहीं दिख रहा है? नहीं। a+8 कहीं दिख रहा है? नहीं। a+6 है ना, ये भाई साहब बार बार दिख रहा है। और जो बार बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वही बहुलक होता है। तो अपने हिसाब से बहुलक होना चाहिए a+6, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक तो a+6 नहीं 26 है, यानी अपना जो a+6 है वो 26 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा सर? 20। और यही आपसे पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। 4800 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटना है कि B का हिस्सा A से कितना अधिक है। बताओ सर, ABC में 3, 4, 5 में बांटना है, तो टोटल कितना हुआ रेशियो में? 4, 3, 7 और 5, 12। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? B का हिस्सा A से ज़्यादा है। ज़्यादा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है भाई? बी का हिस्सा ए से। तो मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना है? 4। ए का कितना है? 3। तो ये जो 4 है 3 से ज़्यादा है क्या? है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। रेशियो में बी का हिस्सा 4 है, ए का 3 है, तो क्या बी का हिस्सा ए से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1। कितने में? 4, 3, 7 और 5, 12 में से। कितने में से? 12 में से। लेकिन सर टोटल पैसा 12 नहीं, कितना था? 4800। 4800 से गुणा कर दो तो 12 चौका 48, यानी 400 रुपये ज़्यादा होगा बी का हिस्सा ए से। क्लियर हुआ सबको? आसान था। नेक्स्ट आओ। ये 5 परिवारों का किराने के सामान का व्यय दे रखा है डॉलर में, ए का, बी का, सी का और डी का। पूछ क्या रहा है? पहला पूछ रहा है एवरेज। पहला पूछ रहा है एवरेज। चलो एवरेज बताओ इसका। देखो भाई, पहला एवरेज पूछ रहा है, दूसरा एवरेज से अधिक खर्च करने वाले परिवार की संख्या, और तीसरा इनका अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ एवरेज क्या होगा? एवरेज सर कितने परिवार है? ए बी सी डी 4 परिवार, 5 परिवार है भाई। 5 परिवार है, 5 को जोड़ के 5 का भाग दे दो। 4, 5, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 15, 15 और 3 1800। सर टोटल इनका जो योग आया है वो 1800 आया है। टोटल कितना आया योग? 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 1800। सर 5 परिवार है, 5 का भाग दे दो। 36 पंजू 180, यानी 360 एवरेज आया है। सर एवरेज 360 आया है, पहली बात तो सर एवरेज 360 है, तो 350 वाला खत्म। क्लियर? अच्छा, एक और भी देख सकते थे, वैसे तो ऑप्शन से भी जा सकते थे आप, है ना, ये निकालना नहीं पड़ता ऑप्शन से जाते तो, लेकिन अब इतना कोई बड़ी बात भी नहीं निकालना भी इतना, है ना। अब ये बोल रहा है कि इससे ज़्यादा 360 से ज़्यादा किस किस का खर्चा है? 360 से ज़्यादा है क्या? नहीं। ये ज़्यादा है?
360 से ज़्यादा है नहीं, 360 से ज़्यादा है बिल्कुल है, ये 300 है, 360 से ज़्यादा है नहीं, तो 360 से ज़्यादा वाले कौन कौन है, बी है और डी है। तो सर बी और डी है जो 360 से ज़्यादा वाले हैं। कौन कौन है, एक तो बी है और एक डी है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 360 से ज़्यादा वाले हैं बी और डी। अब बताओ इसमें से बी और डी कहाँ है, सर ये दूसरा ऑप्शन खत्म, बी और डी, बी और डी। अब फिर बोल रहा है क्या, उच्चतम और निम्नतम के बीच का अंतर। हाईएस्ट कौन खर्चा कर रहा है इसमें, हाईएस्ट 500 है, और लोवेस्ट कौन सा है, 250 है, इसके नीचे कोई नहीं है। तो हाईएस्ट 500 है और लोवेस्ट 250 है, तो 500 और 250 का अंतर कितना होगा, 250 होगा। तो अंतर 250 है, तो तीसरा ऑप्शन खत्म, आंसर आ जाएगा चौथा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट आओ, साइन थीटा बटे एक्स बराबर कोस थीटा बटे वाई है, तो मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा यहाँ से। सर टेन थीटा बराबर एक्स बटा वाई होगा क्या, कैसे देखो, साइन थीटा बटा एक्स बराबर कोस थीटा बटा वाई है। मैं कह रहा हूँ ये कोस थीटा इधर गुणा में है ना, तो इधर लेके आ जाओ, भाग में हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा, ये कोस थीटा है, इसको एक्स की जगह ले आता हूँ, तो साइन थीटा और बटे कोस थीटा हो जाएगा, और एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये एक्स बटा वाई। अब पता है ना, क्रॉस मल्टीपल करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये साइन बटा कोस क्या होता है, टेन ही होता है। अब टेन थीटा बराबर एक्स बटा वाई आ गया। एक्स बटा वाई का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी लंब अगर एक्स है तो आधार वाई होगा। अगर लंब एक्स है, अगर ये थीटा मान लेता हूँ ये वाला है, तो इसके सामने लंब अगर एक्स है तो आधार वाई होगा, तो कर्ण जो होगा ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा। अब मुझे चाहिए साइन माइनस कोस। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। ये तो सर बटे में कर्ण आएगा, कर्ण का मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्या इसमें देखो बटे में रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या, क्या इसमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन साथ में 2 भी आ रहा है, 2 तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कर्ण ही आएगा, इसका एलसीएम, और कर्ण के अंदर 2 नहीं आ रहा, तो ये भी खत्म। इसमें सर इसके साथ 3 आ रहा है, ये भी खत्म। कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना उत्तर होगा। बाकी मैं पूरा लिख देता हूँ। सर यहाँ मुझे चाहिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको हटा दूँ, समझ में आ गई ना बात है भाई। लंब और आधार, भाई ये कितना है, ये लंब हुआ कितना, एक्स है, ये लंब हो गया, वाई है, ये क्या हो गया, आधार। तो मैं कर्ण पूछ रहा हूँ, तो कर्ण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये पता चल ही गया। अब मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर, एक्स, बटे कर्ण कितना है, कर्ण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, माइनस वाई, ये जो कोस थीटा है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है सर, आधार जो है वो कितना है, आधार है वाई, आधार है वाई, बटे कर्ण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और जब इसको घटा दें, अगर घटा देंगे तो बताओ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में है क्या सबको, क्लियर हुआ सबको। ये था अपना इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कुछ एडवांस मैथ के क्वेश्चंस भी थे जो थोड़ा ठीक ठाक थे, बाकी कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ थोड़े से दिमाग लगाने वाले भी थे। ठीक है, जो आगे आने वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, तो ये था अपना इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है।